तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं सीए इंटर लॉ का हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो आपके कॉर्पोरेट लॉ का एक नया टॉपिक है। तो हमने कंपनीज एक्ट की पूरी मैराथन कंडक्ट कर ली थी, बस वहां पर हमारा एक एलएलपी एक्ट रह गया था। इसके साथ हमारी 70 नंबर की पूरी रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस एलएलपी एक्ट को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ये काफी एक क्रूशियल एक्ट आपका रहता है, बिकॉज कंपेरेटिवली एक नया कानून है जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू बेटा, इस एक्ट को रिवाइज करना हम स्टार्ट करेंगे। जो एलएलपी एक्ट हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपनी कॉम्पैक्ट बुक से। कॉम्पैक्ट बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वीडियो का रहेगा वो आएगा बेटा वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। तो पूरा एलएलपी एक्ट मैं आपको यहाँ पर फास्ट पेस पर रिवाइज कराने जा रहा हूँ, बट उसके एंड में आपको मिलेंगे एलएलपी के सारे ईएफक्यूज। बेटा, जो भी ईएफक्यूज यहाँ पर आ रहे हैं ये आपकी मई 24 अटेम्प्ट की जो लेटेस्ट आरटीपी आई है, एमटीपी सीरीज 1 एंड एमटीपी सीरीज 2 इंस्टीट्यूट ने यहां पर जो रिलीज की है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को यहां पर कंपाइल कर दिया गया है। तो अगर अभी तक भी आपने वो आरटीपी एमटीपी सॉल्व नहीं करी है, तो इस वीडियो के साथ आपकी एलएलपी एक्ट के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को जरूर आप सॉल्व कर जाइएगा, बिकॉज एलएलपी एक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। और जो भी ये क्वेश्चंस आपके आरटीपी एमटीपी में आ रहे हैं, बहुत हाई चांसेस है कि पेपर में इन्हीं एक्सपेक्टेड ग्राउंड्स पर आपके सवाल बनाए जाएंगे। तो इसलिए ये ईएफक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको ये ईएफक्यूज की पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक करना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उस पीडीएफ के लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आपको ये ईएफक्यूज का लिंक भी मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो बेटा डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस टाइप का कोई और वीडियो जो आपको अपने अटेम्प्ट के लिए चाहिए होगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे भी इसी तरीके से हम आपकी मदद बिल्कुल करते रहेंगे। तो बिना किसी फर्दर डू के बेटा आते हैं और अपना एलएलपी एक्ट का रिवाइज करना करते हैं स्टार्ट। आपका पूरा एलएलपी एक्ट आपकी कॉम्पैक्ट बुक में 8 पेजेस में समराइज्ड है। और जब मैंने आपको क्लासेस में कानून पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था बेटा इस कानून को आपको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। आप इस टाइप से सेगमेंट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो बेटा जो पूरा एक्ट है वो हमने डिवाइड किया हुआ है 6 सेगमेंट्स में, जिसमें आपका सेगमेंट नंबर 1 आता है बेसिक्स ऑफ एलएलपी, जो आपकी कॉम्पैक्ट बुक का पेज 1 एंड 2 है। सेकंड सेगमेंट आपका आएगा इनकॉर्पोरेशन, पेज नंबर 3 ऑफ योर कॉम्पैक्ट बुक। थर्ड सेगमेंट आपका आएगा पार्टनर एंड देयर रिलेशन। फिर आएगा बेटा रिलेशनशिप बिटवीन दी एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। फिर आएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। एंड फाइनली आ जाएगा मिसलेनियस। तो इस तरीके से 6 सेगमेंट्स में हमने इस पूरे टॉपिक को डिवाइड किया था, जिससे इस टॉपिक को कंपाइल करना और याद करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो आते हैं बेटा और सबसे पहले सेगमेंट 1 पढ़ना करते हैं स्टार्ट। दैट इज द बेसिक्स ऑफ द एलएलपी, जो आपके कॉम्पैक्ट बुक के पेज नंबर 1 एंड 2 में कवर्ड है। तो बेटा जो आपका एक्ट आ रहा है यहां पर, सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 1 देखा था। उसने आपको बताया इस एक्ट का नाम होगा एलएलपी एक्ट 2008, और ये पूरे के पूरे इंडिया पर करेगा अप्लाई। और जैसे कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर मिली थी, यहां पर भी सीजी को एक पावर मिल जाती है कि सीजी इस कानून के प्रावधान धीरे धीरे करके फोर्स में लाएगा, और अलग अलग प्रावधान सीजी अलग अलग दिन फोर्स में भी ला सकता है। यहीं से हमें एक मीनिंग जानना था बेटा कि एलएलपी का मतलब क्या होता है। तो बेटा एलएलपी एक्ट ने आपके एलएलपी के मतलब को भी डिफाइन किया, और एलएलपी के बेसिक फीचर्स भी आए। तो ये सारे फीचर्स तो बेटा आपके कंपनी जैसे फीचर्स हैं, पर एलएलपी का मीनिंग एग्जैक्टली क्या था वो आपको सेक्शन 2 ने डिफाइन किया था। और सेक्शन 2 ने एलएलपी को कैसे डिफाइन किया, तो सेक्शन 2 ने आपको बताया कि एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यहां पर हमने एक बात सीखी थी कि जब हमने कंपनी का मतलब जाना था, लॉ मेकर ने कंपनी को कैसे डिफाइन किया था, कंपनी मींस अ कंपनी जो इस एक्ट में बनी हो और जो पिछले कंपनीज एक्ट में बनी हो, सबको कंपनी माना जाएगा। पर एलएलपी में लॉ मेकर कह रहे हैं भाई एलएलपी मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जो इस एक्ट में रजिस्टर हुई है। यहां पर कोई प्रीवियस एक्ट वाली बात क्यों नहीं है, बिकॉज ये इंडिया का सबसे पहला एलएलपी एक्ट था। यहां पर पहली बार इंडिया में एलएलपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट इज व्हाई यहां पर कोई प्रीवियस एलएलपी एक्ट की बातें नहीं आ रही। पर जैसे हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक डिबेट क्या राइज हो जाती है, क्या सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बातें एलएलपी पर अप्लाई करेगी, बिकॉज ये डेफिनेशन कह रही है एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप। तो उस पर क्लैरिटी हमें प्रोवाइड करी थी सेक्शन नंबर 4 ने, और सेक्शन 4 ऑफ द एलएलपी एक्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बातें आपकी एलएलपी पर एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज फर्म तो वैसे भी आपकी एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। और अगर आप एक एलएलपी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट कर जाते हो तो उसको कंपनी जैसे सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यही बात आपको सेक्शन 3 ने भी बताई थी, दैट इज एलएलपी विल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, having a perpetual succession and change in partners will not affect the LLP। तो बेटा एलएलपी एक बेसिक बॉडी कॉर्पोरेट आपकी रहेगी, ये बात आपको सेक्शन 3 ने यहां पर समझाई थी। इसके बाद हम आ गए थे एलएलपी एक्ट के सेक्शन नंबर 5 पर, जिसने आपको सिखाया पार्टनर। इस सेक्शन को याद करने का हमने एक तरीका बनाया था, पी से 5 पी से पार्टनर। तो बेटा यहां पर क्योंकि आप एक एलएलपी बना रहे हैं तो यहां पर पार्टनर्स का होना आवश्यक है। और पार्टनर एलएलपी का कौन कौन बन सकता है, एक इंडिविजुअल भी या एक बॉडी कॉर्पोरेट भी। तो इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी एलएलपी में पार्टनर हो पाएगा। पर पार्टनर की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस यहां पर आई थी। पार्टनर आप कब नहीं बन पाएंगे, तो बेटा एक इंडिविजुअल तब पार्टनर नहीं बन पाएगा अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, दैट इज उसका केस कोर्ट के अंदर एडमिट हो चुका है, कोर्ट से अभी तक डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तब भी वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। या अगर उसने खुद से इंसॉल्वेंट होने की एप्लीकेशन दी थी,
और कोर्ट ने अभी तक उसकी एप्लीकेशन एडमिट भी नहीं करी, पर बेटा क्योंकि खुद से जाकर के आप अप्लाई कर रहे हो, उस केस में इमीडिएटली आप पार्टनर बनने के लिए हो जाते हो डिस्क्वालीफाई। इसके लिए हमने क्लासेस में 3 स्टेजेस समझी थी, आई होप वो आपको याद आ गया होगा। तो ध्यान रखना, ये 3 डिस्क्वालिफिकेशन पार्टनर की आती है, और पार्टनर बन कौन कौन सकता है, या तो एक इंडिविजुअल या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट का यहां पर क्या मतलब होगा, तो सेक्शन 2 ने आपका बॉडी कॉर्पोरेट टर्म को डिफाइन किया, और सेक्शन 2 ने बताया भाई बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। तो एक तो बॉडी कॉर्पोरेट में आपका कंपनी आया, कंपनी के अलावा और किस किस चीज को काउंट किया गया, एलएलपी को, या अगर कोई एलएलपी या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। तो बेटा अगर कोई इंडिया वाली कंपनी है, इंडिया वाली एलएलपी है, या इंडिया के बाहर की कंपनी है या इंडिया के बाहर की एलएलपी है, सबको यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया जा रहा है, और इनमें से कोई भी एंटिटी आज एक एलएलपी की पार्टनर बन पाएगी। पर फिर लॉ मेकर ने कहा कि जी बॉडी कॉर्पोरेट में कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, किसको, एक कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी करेगा प्रिस्क्राइब। दैट इज सीजी अगर चाहे वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर कर सकता है, पर सीजी किसी कंपनी या एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं करेगा। तो ये आपका बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है, यहां पर वो जो कॉर्पोरेशन सोल था ये आपकी ऐसी एंटिटीज को टारगेट करता है, फॉर एग्जांपल सीएजी, या बेटा ब्रिटेन के अंदर चर्च से कनेक्टेड जो चर्च का लैंड होता था उसको, जो चर्च हैंडल करता था उसको भी कॉर्पोरेशन सोल का नाम दिया जाता था। तो इस टाइप की एंटिटीज को हम यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट नहीं करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट आपका सेक्शन नंबर 5 पार्टनर। और बेटा लॉ ने कहा कि एलएलपी में पार्टनर्स तो होंगे, पर पार्टनर्स होने कितने चाहिए, तो सेक्शन 6 ने आपको बताया हर एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स मैंडेटरी हैं। और यहां पर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3A जैसी बातें लिखी थी कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एलएलपी के नंबर ऑफ पार्टनर 2 से नीचे चले जाते हैं तो एलएलपी काम तो करेगी, पर एलएलपी को यहां पर 6 महीने का समय दिया जाएगा अपने पार्टनर्स दोबारा से इंक्रीज करने के लिए। अगर 6 महीने के भीतर भीतर पार्टनर आप 2 तक इंक्रीज नहीं कर पाए तो बेटा जो अकेला पार्टनर एलएलपी में बच जाएगा वो एलएलपी की सारी लायबिलिटीज के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। मतलब एलएलपी 6 महीने के बाद जो भी डेट इनकर करेगी उस पार्टनर को पर्सनली लायबल माना जाएगा, बिकॉज टेक्निकली आप पार्टनरशिप चला ही नहीं रहे, आप तो अकेले इंसान बच गए, आपके साथ जो पार्टनर था वो आज एलएलपी छोड़कर जा चुका है। तो ऐसे केस में एलएलपी के डेट्स के लिए आप हो जाएंगे पर्सनली लायबल। तो बेटा ये बात आपने सीखी थी सेक्शन नंबर 6 में कि एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। फिर यहां पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया जो कंपनीज एक्ट से डिराइव था। क्या कॉन्सेप्ट, बेटा कंपनी में पैसा तो लगाते हैं शेयर होल्डर, पर उसको चलाते हैं डायरेक्टर। लाइकवाइज एलएलपी ने भी सेम कॉन्सेप्ट डिराइव किया, उसने कहा जी एलएलपी बनाएंगे तो पार्टनर्स, पर वो अपने में से कुछ पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह अपॉइंट करेंगे जो डे टू डे अफेयर्स के लिए होंगे लायबल। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपका आ गया था डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीपी। सबसे पहला पॉइंट, डीपी की आवश्यकता क्यों है, वो आवश्यकता आपको बताई थी सेक्शन नंबर 8 ने। और सेक्शन 8 ने कहा था भाई कि डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होंगे वो एलएलपी के सारे एक्ट्स या कंप्लायंसेस के लिए होंगे लायबल। दैट इज designated partner shall be responsible for the acts to be done by the LLP in compliance with this act, including filing of the documents, return file करना, statement file करना, etc. and liable for all the penalties imposed on LLP for contravention of those provision। मतलब इस कानून के प्रावधानों को जब भी आप ब्रेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रिटर्न फाइल करना है, आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करनी है, तो उसके नॉन कंप्लायंसेस के लिए हम डेजिग्नेटेड पार्टनर को लायबल मानेंगे। तो हर एलएलपी में कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना आवश्यक है, एंड ये सेक्शन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर पेपर में सवाल आने के आसार बहुत ज्यादा है। तो बड़ा हर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और कितने, 2। इस सेक्शन को बढ़े उससे पहले आपके लिए एक सवाल, बेटा यहां पर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक एलएलपी बनाई, उसमें पार्टनर नंबर 1 है, पार्टनर नंबर 2 है। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनर में से ही कोई होता है, या वो आप अपॉइंट कर सकते हो किसी आउटसाइडर को भी। ध्यान रखना, कंपनीज के अंदर तो आप डायरेक्टर किसी आउटसाइडर को भी अपॉइंट कर सकते हो, पर क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर आप किसी आउटसाइडर को ऐसे अपॉइंट कर पाओगे? द आंसर इज नो, बिकॉज डेजिग्नेटेड पार्टनर का खुद पार्टनर होना जरूरी है। मतलब किसी पार्टनर में से ही आप डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करते हैं, और यह बात क्लैरिफाई की गई थी सेक्शन नंबर 2 से। क्योंकि सेक्शन 2 ने डेजिग्नेटेड पार्टनर को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा जी डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 7। तो किसी पार्टनर को जब हम डेजिग्नेट करते हैं तब उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाता है। तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका खुद से पार्टनर होना आवश्यक है। यहीं पर एक दो बातें और एक्स्ट्रा आई थी, बाकी की डेफिनेशंस एक बार निपटा लेते हैं, फिर हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बेटा अगली डेफिनेशन जो यहां पर इंपॉर्टेंट आ रही है वो आ रही है आपकी फाइनेंशियल ईयर की। लॉ मेकर ने फाइनेंशियल ईयर को कैसे डिफाइन किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। पर अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद, फॉर एग्जांपल अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 अक्टूबर 2023 को, तो यहां पर लॉ मेकर ने आपको एक चॉइस क्या दे रखी है कि आप इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब तक लेकर जा सकते हो, 31 मार्च 24 या 31 मार्च 25। बेटा आप इसका पहला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 तक के लिए फॉलो कर पाएंगे, पर ध्यान रखना ये आपके पास चॉइस है। दैट इज द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन द 31st मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। तो आप अगले साल के 31 मार्च से, कंपनीज एक्ट से थोड़ा अलग है, बिकॉज कंपनीज एक्ट में 1 जनवरी से अप्लाई करता है, एलएलपी में ध्यान रखने वाला रूल आपका अप्लाई करेगा 30 सितंबर के बाद।
अगली डेफिनेशन यहां पर आ रही है वो आ रही है आपकी फॉरेन एलएलपी की। जैसे फॉरेन कंपनी होती है वैसी फॉरेन एलएलपी होती है, मतलब एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका इंडिया के अंदर आता है एक प्लेस ऑफ बिजनेस। अगली डेफिनेशन जो आ रही है वो आ रही है आपकी एलएलपी एग्रीमेंट, क्योंकि जब भी एलएलपी बनता है वहां पर एक एलएलपी एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है, और एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होते ही अगले 30 दिन में आपको एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी के पास फाइल भी करना होता है। तो बेटा एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एलएलपी एग्रीमेंट पहली बार इन राइटिंग होना जरूरी है। ओरल एलएलपी एग्रीमेंट विल नॉट वर्क। नॉर्मल पार्टनरशिप आपकी ओरल एग्रीमेंट से बन सकती है, पर यहां पर आपका रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। और ये एग्रीमेंट होगा किसके बीच में? बेटा इस एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप सारे पार्टनर्स के बीच में ये वाला एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हो, या आप पार्टनर और एलएलपी के बीच में भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हो। तो ये आपकी ड्राफ्टिंग का अलग अलग मेथड होगा। एंड ये जो एलएलपी एग्रीमेंट है डिसाइड क्या करेगा? पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये आपके एलएलपी एग्रीमेंट से डिसाइड होते हैं। और सर अगर कोई बात एलएलपी एग्रीमेंट में ना लिखी हो और पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट ड्यूटीज डिसाइड करने, वो कैसे डिसाइड होगा? हमने सीखा था बेटा एलएलपी एक्ट के एंड में आता है शेड्यूल 1, फिर शेड्यूल 1 की बातें आप पर अप्लाई करना कर जाएंगी स्टार्ट। अगला बेटा पार्टनर का मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पार्टनर मींस एनी पर्सन जिसको पार्टनर बनाया जाएगा एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। एंड फाइनली एक छोटा सा मीनिंग यहां पर आ रहा है आपका स्मॉल एलएलपी। तो जैसे स्मॉल कंपनी का आपने एक टॉपिक पढ़ा था, सिमिलरली एक स्मॉल एलएलपी का कांसेप्ट आया। तो किसी भी एलएलपी को स्मॉल कब माना जाएगा? जब उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख है एंड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 40 लाख है, तब माना जाएगा उसे स्मॉल एलएलपी। ये भी आपका एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सेक्शन 2 की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी आई। फिर नेचर ऑफ एलएलपी में हमने सेक्शन 3, 4, 5, 6 कवर किया। एंड इसके बाद सेक्शन 7 आपका आ गया डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना आवश्यक है। पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, एलएलपी में पार्टनर कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती थी, पर डेजिग्नेटेड पार्टनर आप अपॉइंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी इंडिविजुअल को। दैट इज सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ही यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन पाएगा। और अगर आपने 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर या उनसे ज्यादा अपॉइंट करे हैं, उनमें से मिनिमम एक पार्टनर का क्या होना जरूरी है? रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब मिनिमम 2 डीपी आपको रिक्वायर्ड है, जिसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए। एंड रेजिडेंट का यहां पर क्या मतलब है? इस पर बेस्ड एक सवाल आपकी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में है, तो ध्यान रखना। रेजिडेंट का मतलब क्या होगा? बेटा किसी भी पर्सन को रेजिडेंट तब माना जाएगा जब वो इंडिया में कम से कम 120 दिन रिसाइड करेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल अभी एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 24-25, एक एलएलपी है, उसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आ रहे हैं, डीपी नंबर 1 एंड डीपी नंबर 2। लेट्स सपोज बेटा इसमें से एक डीपी तो इंडिया के बाहर रहता है, तो हमने डीपी नंबर 1 से कहा है भी आपको इंडिया का रेजिडेंट होना पड़ेगा, वरना हमारा लॉ कंप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, डीपी नंबर 1 ने कहा जी ठीक है, मेरे को कितने दिन इंडिया में रहना है? हमने कहा जी कम से कम 120 दिन रहिएगा। उसने कहा जी 120 दिन मुझे कब के देखने हैं? 23-24 के या 24-25 के? ध्यान रखना बेटा 24-25। तो 24-25 में हम किसी भी डीपी को रेजिडेंट तब मानेंगे जब वो 24-25 वाले साल में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हो। मतलब हमें इसे प्रोएक्टिव बेसिस पर एडवांस में बोलकर रखना पड़ेगा कि देखो भैया इस साल कम से कम 120 दिन इंडिया में जरूर रहना, वरना आप रेजिडेंट नहीं रह पाएंगे। तो बड़ा ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक डीपी का यहां पर रेजिडेंट होना जरूरी है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर आप सिर्फ किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे। जैसे ही मैं ये बात कहता हूं मन में एक सवाल आ सकता है। लेट्स सपोज सर हमने एक एलएलपी बनाई थी जिसमें हमने 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स को अपॉइंट किया था, इंडिविजुअल नंबर 1 एंड इंडिविजुअल नंबर 2। तो ये दोनों ही यहां पर डीपी का रोल प्ले कर लेंगे, ये दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, 3 इंडिविजुअल थे, आप किसी भी 2 को अपॉइंट कर सकते हो, तीनों का चाहो तीनों को भी अपॉइंट कर सकते हो। लेट्स सपोज सर हमने एक एलएलपी बनाई थी जिसमें इंडिविजुअल नंबर 1 एक पार्टनर था एंड एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर थी। लेट्स सपोज बेटा यहां पर एक बॉडी कॉर्पोरेट आ रही है जिसको हमने पार्टनर के पद पर अपॉइंट किया था, और आज इस एलएलपी को अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है। तो बेटा ये इंडिविजुअल तो यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, पर क्या हम बॉडी कॉर्पोरेट को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज डीपी किसी इंडिविजुअल को होना पड़ेगा। तो यहां पर बेटा लॉ कैसे लगता है? ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये अपॉइंट करती है अपना एक नॉमिनी। दैट इज जब भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी एलएलपी में पार्टनर बनती है ना, वो अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करती है, और वो नॉमिनी यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम करेगा। और सर नीडलेस टू से, अगर 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स ने मिलकर के एक एलएलपी बनाई थी और आज इन दोनों बॉडी कॉर्पोरेट्स में से डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है, तो डीपी अपॉइंट कैसे होंगे? तो इन दोनों बॉडी कॉर्पोरेट के जो भी नॉमिनी है, नॉमिनी नंबर 1 एंड नॉमिनी नंबर 2, ये दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल प्ले करेंगे। तो ध्यान रखना इस तरीके से आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड किया जाएगा। और डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने का तरीका क्या होगा? तो लॉ मेकर कह रहे हैं भाई ऑल दी पार्टनर, सॉरी सबसे पहली बात डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने का तरीका क्या है? अगर बेटा सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं, या एलएलपी में एक या एक से ज्यादा पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कम से कम 2 इंडिविजुअल्स को आप डीपी अपॉइंट करेंगे। और वो इंडिविजुअल कौन होंगे? या तो अगर पार्टनर नेचुरल पर्सन था उसको अपॉइंट कर दो, वरना बेटा नॉमिनीज ऑफ दी बॉडी कॉर्पोरेट वो होंगे यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर। और बेटा हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास एक डीपिन होना जरूरी है। पर ध्यान रखना अगर आपने डायरेक्टर वाला डिन ले रखा है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वही आपका डीपिन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह काम कर जाता है। यहां पर एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, बिकॉज फाउंडेशन में बच्चे इस चीज पर कई बार मिस्टेक कर देते हैं। लेट्स सपोज बेटा एक एलएलपी है जिसमें एक इंडिविजुअल नंबर 1 है,
बॉडी कॉर्पोरेट नंबर 1 है एंड बॉडी कॉर्पोरेट नंबर 2 है, ये 3 पार्टनर्स आ रहे हैं और हमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने हैं। क्या हम बॉडी कॉर्पोरेट नंबर नॉमिनी नंबर 1 एंड बॉडी कॉर्पोरेट 2 का नॉमिनी नंबर 2 इन दोनों को डीपी अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर ये इंडिविजुअल जरूर आएगा और बॉडी कॉर्पोरेट का एक नॉमिनी आएगा, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। आप चाहें तो बॉडी कॉर्पोरेट्स के दोनों नॉमिनी को भी यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर पाएंगे, चलेगा। बस ध्यान रखना एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, वो बात तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड सेक्शन ने अगली बात आपको क्या समझाई, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, की डीपी अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो लॉ में करने का है भी, अगर तो कंपनी डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम कहां बता देगी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सर व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट? बड़ा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट जिससे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। और एलएलपी कौन से फॉर्म से इनकॉर्पोरेट होती है, फॉर्म फिलिप। आपने बात सीखी थी, तो एक फॉर्म फिलिप आप फाइल करके एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराते हो। तो बड़ा या तो आप क्या काम करिए, जिस समय आपने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया था तो जो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट था उसमें आप क्या स्पेसिफाई कर दो, आप बता दो जी आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, तो उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने आ जाएगा। या आप चाहो तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सिंपल सी बात क्या लिख सकते हो कि सारे के सारे पार्टनर्स हमारे क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो बड़ा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में डीपी अपॉइंट करने के दो रास्ते हैं, या तो किसी स्पेसिफिक पर्संस को डीपी अपॉइंट कर दो या सारे के सारे पार्टनर्स को ही डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। और बड़ा अगर इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद फ्यूचर में आप कभी अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना चाह रहे हो तो क्या होगा, तो लॉ ने कहा जी एनी पार्टनर में बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। तो फ्यूचर में एक डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे आएगा, वो एलएलपी एग्रीमेंट डिसाइड करेगा। एंड एनी पार्टनर में सीज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। बस यहां पर एक बात का ध्यान रखना, जिसको भी आप डीपी बनाना चाह रहे हो एक तो उससे उसका प्रायर रिटन कंसेंट लेना। एंड नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर एमसीक्यूज बने हुए हैं। बेटा जैसे ही आप किसी भी डीपी को अपॉइंट कर दोगे आपको ये बात अगले 30 दिन में आरओसी को इंटीमेट करनी पड़ेगी। और 30 दिन काउंट कहां से होंगे, जिस दिन डीपी अपॉइंट हुआ था। तो जब भी एलएलपी में कोई नया डीपी आता है ये वाली बात आप आरओसी को ही करेंगे इंटीमेट। एंड लास्टली यहां पर बेटा हमने सीखा था डेजिग्नेटेड पार्टनर की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस, कि लॉ में डेजिग्नेटेड पार्टनर को कब कब डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो पिछले 5 साल में कभी भी इंसॉल्वेंट हुआ था, उसने अपने क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज या उनकी पेमेंट सस्पेंड करी थी 5 साल में, उसको कन्विक्ट किया गया है मॉरल टर्पिट्यूड के ऐसे ऑफेंस के लिए जहां पर उसको 6 महीने उससे ज्यादा की जेल हुई है, या बेटा वो सेक्शन 30 फ्रॉड के अंदर कन्विक्ट हुआ था, तो ऐसे केस में उसको डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाएगा। पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो ये पहली वाली, सॉरी माय मिस्टेक, बेटा सीजी अगर चाहे तो वो पहली और सेकंड वाली ये जो 2 डिस्क्वालिफिकेशंस आ रही है इनको यहां पर रिमूव कर पाएगी। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर का सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 8 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डीपी की आवश्यकता क्या है। एंड सेक्शन 9 ने बस यहां पर एक बात क्या बताई, बेटा एलएलपी अगर चाहे तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बिल्कुल अपॉइंट करेगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर होने कितने चाहिए, 2। अगर इसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की लेट्स सपोज कभी भी डेथ हो गई तो लॉ कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऑफिस में अगर वैकेंसी आएगी तो वो वैकेंसी एलएलपी आप 30 दिन में फिल कर देना और आरओसी को ये बात 30 दिन ऑफ अपॉइंटमेंट में इंटीमेट कर देना। पर अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एलएलपी ने डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी फिल नहीं करी तो लॉ ने क्या कहा, बेटा हर पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। मतलब इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड, कि या तो एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर ही नहीं है या एक की डेथ हुई थी, एक ही बचा आपने वैकेंसी फिल नहीं करी, तो हर पार्टनर यहां पर डीपी मान लिया जाता है। ऑब्वियसली पार्टनर इंडिविजुअल है तो ऑटोमेटिकली डीपी मान लिया जाएगा, पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके नॉमिनी को यहां पर डीपी मान लिया जाएगा। तो ये लो यहां पर अप्लाई कर जाएगा आपका सेक्शन नंबर 9। एंड फाइनली यहां पर सेक्शन 10 आपका आ गया था पनिशमेंट का, कि अगर आपने इन सेक्शंस को ब्रेक किया है तो ये पनिशमेंट आप पर अप्लाई कर जाएगी। बस ध्यान रखना पनिशमेंट कभी कभी एलएलपी और पार्टनर पर लगेगी, कभी कभी एलएलपी और डीपी पर लगेगी, कभी कभी एलएलपी और पार्टनर पर लगेगी। तो ये एक छोटा सा बात यहां पर जरूर है। तो ये पनिशमेंट का आपका सेक्शन आया और ये आपका सेगमेंट नंबर 1 आ जाता है एलएलपी एक्ट का। तो सेगमेंट 1 आपने एलएलपी एक्ट का कंप्लीट किया, बेसिक्स ऑफ द एलएलपी, जहां पर आपकी एलएलपी एक्ट के बेसिक्स को हमने समराइज किया था पेज नंबर 1 एंड 2 ऑफ द कॉम्पैक्ट। इसके बाद जो अगला सेगमेंट आता है वो आता है आपका इनकॉर्पोरेशन, कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराने का तरीका क्या है, और ये आपका कॉम्पैक्ट बुक में एक पेज के अंदर समराइज है, दैट इज पेज नंबर 3। तो बड़ा अगर आप अपनी कॉम्पैक्ट के पेज नंबर 3 पर आएंगे वो आपको सिखाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी। तो किसी भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले सबसे पहले हमें उसका नामकरण करना पड़ेगा। हमें एक बढ़िया सा नाम अपनी एलएलपी के लिए सोच के उसका नाम करवाना पड़ेगा रिजर्व। तो बड़ा एलएलपी का नामकरण कैसे होगा वो सारी बातें हमें बताता है सेक्शन नंबर 15। और सेक्शन 15 ने कहा किसी भी एलएलपी का नाम आप जब रखते हो तो एलएलपी के नाम के एंड में या तो आप एलएलपी जरूर लगाना या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना, और ऐसा नाम मत रखना जो या तो किसी दूसरी एलएलपी या किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता हो, और ऐसा भी नाम मत रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल हो। तो ध्यान रखना बेटा, आपकी एलएलपी का नाम सीजी के ओपिनियन में अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, वो किसी भी दूसरी एलएलपी, किसी भी कंपनी या किसी भी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता ना हो। इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहां पर एक सवाल कई बार पेपर में आ जाता है, बेटा क्या एलएलपी का नाम किसी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के नाम से मिलता जुलता हो सकता है? आंसर इज यस।
लॉ मेकर फर्म के नाम का वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, जो प्रोटेक्शन वो एलएलपी कंपनियां ट्रेडमार्क को प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म से मिलता जुलता नाम आप रख पाएंगे, आपको वहां पर ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। और जो भी नाम आपने सोचा है बेटा, उस नाम को रिजर्व करवाने के लिए आप सेक्शन 16 में कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करते हो? रन एलएलपी। तो एक फॉर्म आता है रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम, उसके थ्रू आप अपनी एलएलपी का नाम रिजर्व करवाना। और बेटा इस फॉर्म के थ्रू आरओसी आपकी एलएलपी का नाम 3 महीने के लिए रिजर्व रखेगा, और 3 महीने के भीतर भीतर आपको अपनी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा विद दैट न्यू नेम। अगला पॉइंट यहां पर जो आया, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड भी कुछ सवाल आपकी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में है। इसने क्या कहा? इफ एलएलपी इज रजिस्टर्ड बाय ए नेम which is identical with other LLP, ट्रेडमार्क या कंपनी। तो बेटा अगर आपकी एलएलपी का नाम किसी एलएलपी कंपनी या ट्रेडमार्क के नाम से मिलता जुलता हुआ, तो ऐसे केस में आपकी एलएलपी को नाम चेंज करने के लिए बोला जाएगा। बेटा चेंज करने के लिए कौन बोलेगा? सीजी। सीजी काम कब करेगा? जब किसी की कंप्लेन आई हो। बेटा कंप्लेन किसकी आई होगी? जिस एलएलपी से मेरा नाम मिलता जुलता है उसकी कंप्लेन आई होगी, जिस कंपनी से नाम मिलता जुलता है उसकी कंप्लेन आई हो, या जिसके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम मैंने रख लिया, फॉर एग्जांपल पेटीएम एलएलपी मैंने नाम रख दिया, तो 197 कम्युनिकेशन कंप्लेन फाइल करेगा। बस उसे कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी 3 साल में, फिर सीजी उस एलएलपी को नाम बदलने के लिए बोलेगा अगले 3 महीने में। और बेटा ये 3 महीने में आपको नाम बदलने के बोला जाएगा। ध्यान रखना 3 महीने कैलकुलेट कहां से होंगे? जिस दिन सीजी ने आपका ऑर्डर पास किया है नाम चेंज करने का। इतने से पॉइंट के ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने यहां पर एमसीक्यू बनाया हुआ है। तो ध्यान रखना 3 मंथ्स आप कैलकुलेट कहां से करोगे? जिस दिन सीजी का ऑर्डर आया कि आपको नाम चेंज करना है। और अगर आपने सीजी के ऑर्डर पर नाम चेंज कर दिया तो आप आरओसी को ये बात 15 दिन में बताओगे, और अगर नाम चेंज नहीं किया तो सीजी एक बहुत बढ़िया नाम आपको अलॉट कर देगी। क्या नाम मिल जाएगा? ORDNC, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड विद, year of passing of direction, serial number and LLPIN of the LLP. This will become the new name of the LLP. ये सिमिलर बात आपने सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट में कंपनीज के रिगार्डिंग भी पढ़ी थी। तो ये बेटा नाम की सारी चर्चाएं आई। तो आपका नया नाम 3 महीने के लिए आरओसी जनरली रिजर्व करता है, और उतने टाइम में आपको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। और इनकॉर्पोरेट कैसे होगा वो आपको सिखाता है सेक्शन नंबर 11, और वो आता है बेटा आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ध्यान रखना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्म में होता है? फॉर्म फिल। तो आपको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी। क्या? कि 2 or more पर्सन फॉर कैरिंग ऑन प्रॉफिटेबल बिजनेस शैल सब्सक्राइब देयर नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपका होता है फॉर्म फिलिप में। और बेटा कोई ना कोई सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट यहां पर आपका फॉर्म चेक कर ये बताएगा कि आपने इनकॉर्पोरेशन के लिए एलएलपी एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर ली है। ये सारी बातें यहां पर लिखी जाएगी। बस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा 2 या 2 से ज्यादा लोग एलएलपी किस चीज के लिए बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए। नॉट फॉर प्रॉफिट एलएलपी बनाना आपको अलाउड नहीं है। मतलब कंपनी आप सेक्शन 8 खोल सकते हो जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करेगी, पर एलएलपी अगर आप बना रहे हो वो सिर्फ प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए बना सकते हो। चैरिटेबल कामों के लिए एलएलपी बनाना अलाउड ही नहीं है। तो वो चीज सेक्शन 11 यहां पर बैन करता है। और आगे से क्या कहा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा क्या क्या जाएगा? एलएलपी का नाम, उसका प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आप आरओसी के पास फाइल करोगे, और आरओसी ये सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए 14 डेज में प्रोवाइड कर देगा। तो अगले 14 डेज में आपकी एलएलपी हो जाएगी इनकॉर्पोरेट। और बेटा ये जो सर्टिफिकेट होता है ये एक प्रकार का कंक्लूसिव एविडेंस है। और ये सर्टिफिकेट मिलने का इंपैक्ट क्या है? मुबारक हो जी, एलएलपी हुई है, जो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, उसके पास कंपनी जैसे सारे फीचर्स आ जाएंगे। ये आपको सेक्शन 14 ने सिखाया था कि LLP shall by its name be capable of suing, being sued, acquiring, holding the property, having a common seat and act as a body corporate। तो वो सारे फीचर यहां पर LLP को मिल जाते हैं। एंड इनकॉर्पोरेशन में एक लास्ट सेक्शन यहां पर और आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 13, जो डील करता है रजिस्टर्ड ऑफिस से, क्योंकि हर LLP का भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। और अगर आपने LLP या उसके किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर या उसके पार्टनर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आप बस ये रजिस्टर्ड ऑफिस पर वो डॉक्यूमेंट भेज देना। मान लिया जाएगा LLP और उसके पार्टनर्स को ये डॉक्यूमेंट मिल गया है, और एलएलपी चाहे तो वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट भी कर सकती है जैसे कंपनी शिफ्ट करती है। ये उसके कायदे कानून आ रहे हैं, पर ये जो कायदे कानून है ये आप पेपर के लिए स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये आपके स्टडी मैट का पार्ट नहीं है। तो एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग का जो प्रोसीजर है ये आप अपनी कॉम्पैक्ट बुक से स्किप कर देना। तो ये आपका सेगमेंट 2 यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिक्स ऑफ एलएलपी हमने कंप्लीट किया, सेगमेंट नंबर 1 जो आपकी कॉम्पैक्ट का पेज फर्स्ट एंड सेकंड था। सेकंड हमने इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट किया जो आपका कॉम्पैक्ट बुक का पेज नंबर 3 था। अगला टॉपिक जो यहां पर आ रहा है वो आपका आ रहा है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, कि पार्टनर और उनके बीच में क्या रिलेशन है, और ये आपकी कॉम्पैक्ट के पेज नंबर 4 पर कवर्ड है। जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। चलिए बेटा आते हैं और अपना इस सेगमेंट 3 भी रिवाइज करते हैं, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, की एलएलपी में पार्टनर्स कैसे आएंगे, उनका रिलेशन आपस में क्या होगा, कैसे उनके राइट्स लायबिलिटीज डिसाइड होंगे। तो बड़ा बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी पार्टनर्स और एलएलपी होंगे उनके आपस के बीच में राइट्स लायबिलिटी कैसे डिसाइड होंगे? एलएलपी एग्रीमेंट से। तो आपका थर्ड सेगमेंट आ रहा है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, और सेक्शन 22 ने आपको क्या बताया भाई?
ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगी तो जितने भी लोगों ने अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एज अ पार्टनर सब्सक्राइब किया था उन्हें एलएलपी का पार्टनर मान लिया जाएगा। तो पार्टनर बनने के लिए आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम एज अ पार्टनर दर्ज कराएंगे और उसके बाद फ्यूचर में अगर आपको कभी भी पार्टनर बनना होगा उसका मेथड आपके एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा। बाई चांस एलएलपी एग्रीमेंट उस पॉइंट पर साइलेंट रह गया तो फिर शेड्यूल 1 की बातें ऑटोमेटिकली कर जाएगी अप्लाई। अगला है आपका सेक्शन नंबर 23, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स या लायबिलिटीज क्या होंगे वो सारी बातें आपके एलएलपी एग्रीमेंट में लिखी होगी और हर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट हो जाते ही अगले 30 दिन में अपना एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी के पास फाइल करना होता है और फ्यूचर में अगर आप एग्रीमेंट में कोई चेंजेस भी करते हो तो आपको अपडेटेड एलएलपी एग्रीमेंट भी 30 दिन में फाइल करना पड़ेगा। तो बड़ा इस तरीके से म्यूचुअल राइट्स या ड्यूटीज डिसाइड होंगी और अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है तो वंस अगेन आपके एलएलपी एक्ट के एंड में फर्स्ट शेड्यूल आता है उसकी बातें अप्लाई कर जाएंगी। एंड यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपका प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग आ रहा है। ये क्या पॉइंट है? अगर आज बेटा दो लोगों ने मिलकर एक एलएलपी बनवानी थी तो एलएलपी बनवाने से पहले वो एक सीए साहब के पास जाएंगे, कहेंगे सीए साहब हमारी एलएलपी बनाने में मदद कर दो, एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग कर दो, तो उसका पूरा खर्चा होगा। तो सीए साहब से कहते हैं सीए साहब आप इनकॉर्पोरेट करा दो, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है, एलएलपी से हम आपको वो खर्चा दिलवा देंगे। बेटा जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई एलएलपी कह रही मैं क्यों खर्चा दूंगी, मैं तो एग्जिस्टेंस में थी नहीं जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। थोड़ा सीए साहब वहां पर फंस जाएंगे। तो लॉ क्या कहता है कि आप एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद एलएलपी से सीए साहब को वो खर्चा दिलवा देना, बस आपको वो कॉन्ट्रैक्ट सारे पार्टनर्स के द्वारा क्या करवाना पड़ेगा, रेक्टिफाई। तो एनी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस मेड बिटवीन द सब्सक्राइबर कैन इंपोज द ऑब्लिगेशन ऑन एलएलपी, अगर वो रेक्टिफाई कर दिया जाए सारे पार्टनर्स के द्वारा। मन में एक सवाल आ सकता है सर अगर एलएलपी इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में सारे पार्टनर्स द्वारा रेटिफाई नहीं कराती है तो अनडाउटेडली पार्टनर वहां पर पर्सनली लायबल हो जाएंगे। तो डोंट वरी सीए साहब आपका पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। अगला पॉइंट बड़ा क्रूशियल यहां पर आ रहा है और पेपर में आने के बड़े आसार हैं, दैट इज सिसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, कि कैसे एक पार्टनर का ऑफिस वेकेट होगा। तो एक पार्टनर अपॉइंट कैसे होता है वो तो हमने जाना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से होता है या एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। पर आज एक पार्टनर का पद किसी भी एलएलपी में वेकेट कैसे होगा, तो उसके लिए यहां पर दो टॉपिक्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका वॉलंटरी सिसेशन का, एक आपका आ रहा है कंपल्सरी सिसेशन। वॉलंटरी सिसेशन मतलब पार्टनर अपनी मर्जी से एलएलपी छोड़कर जाना चाहता है, तो कोई भी पार्टनर एलएलपी छोड़कर जाएगा कैसे, वो वाली बातें आपके एलएलपी एग्रीमेंट से डिसाइड होंगी। पर अगर एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है तो लॉ ने बड़ा आसान रास्ता प्रोवाइड किया है, क्या वो पार्टनर बस 30 डेज का नोटिस इन राइटिंग प्रोवाइड करके एलएलपी छोड़ करके जा सकता है। तो इसलिए हमेशा बेहतर रहेगा आप अपने एलएलपी एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफिक मेथड लिखिए। फॉर एग्जांपल बाकी सारे पार्टनर्स के अप्रूवल से आप ये काम कर पाओगे, वरना किसी भी पार्टनर के लिए एलएलपी को छोड़कर जाना बड़ा आसान है। तो ये आपका टॉपिक आया वॉलंटरी सिसेशन का। अगला टॉपिक आता है कंपल्सरी सिसेशन, कुछ ऐसे केसेस जब पार्टनर का ऑफिस ऑटोमेटिकली कंपल्सरी विकेट मारा जाएगा, शायद पड़ा लगेगा बेटा अगर एलएलपी डिसॉल्व हो जाए या पार्टनर की डेथ हो जाए तो ऑब्वियसली उसका ऑफिस विकेट हो जाएगा, या पार्टनर अनसाउंड माइंड का है या उसने इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई कर दिया है, तो बेटा ऐसे केस में या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उसका ऑफिस मान लिया जाएगा विकेट। तो जो पार्टनर की आपकी डिस्क्वालिफिकेशन थी उन ग्राउंड्स पर उसका ऑफिस कंपल्सरी विकेट माना जाता है। अगला पॉइंट राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फॉर्मर पार्टनर, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं कंपैरेटिवली स्लो भी जा रहा हूं। सबसे पहली बात इफेक्टिव डेट ऑफ सिसेशन, कि लेट्स सपोज एक एलएलपी आपने बनाई थी, पार्टनर नंबर 1 था, पार्टनर नंबर 2 था, पार्टनर नंबर 3 था। आज ये पार्टनर नंबर 3 कह रहे जी मैं एलएलपी छोड़ करके जाना चाहता हूं, एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट था तो इसने नोटिस प्रोवाइड कर दिया कि मैं एलएलपी छोड़ करके या एलएलपी को त्याग कर रहा हूं। तो इसका इफेक्टिव डेट कब से माना जाए, हम कब से माने कि इस पार्टनर का ऑफिस इस एलएलपी में खत्म हुआ। ये इफेक्टिव डेट जानना जरूरी क्यों है, ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक ये पार्टनर रहेगा तब तक ये एलएलपी के डेट्स के लिए लायबल हो सकता है। अनडाउटेडली इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है पर लायबिलिटी तो है, तो इसलिए जिस दिन तक ये पार्टनर रहेगा उस दिन तक इसकी लायबिलिटी है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसका इफेक्टिव डेट क्या होगा, क्योंकि जिस दिन से इसका इफेक्टिव डेट मान लिया जाएगा उसके बाद ये एलएलपी के लायबिलिटीज के लिए लायबल नहीं होने वाला। तो लॉ ने कहा भी इफेक्टिव डेट ऑफ सिसेशन क्या होगा, द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द एलएलपी एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर। तो बेटा ये जो पार्टनर आज एलएलपी छोड़कर जा रहा है इसको एलएलपी का पार्टनर किसी तीसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में, तीसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में मतलब एलएलपी जिससे भी डीलिंग कर रही है इसको तब भी पार्टनर माना जाएगा। कब तक, जब तक द पर्सन हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेटा हमने एग्जांपल यहां पर 3 पार्टनर्स आ रहे थे, इन तीनों पार्टनर्स ने मिलकर एक एलएलपी बनाई थी, एलएलपी 1 2 3 नाम रख दिया। तो बेटा 3 पार्टनर्स थे 1 2 एंड 3 और इन्होंने आज एक एलएलपी बना दी थी एलएलपी 1 2 3। ये पार्टनर ने ऑफिस छोड़ करके जाना था और एलएलपी आज किसी बैंक से एक लोन रेज करना चाह रही थी और इस बैंक को इस पार्टनर ने खुद से इंटीमेट कर दिया था कि देखो भाई मैंने एलएलपी विकेट कर दिया, मैं उन्हें नोटिस दे चुका हूं, आपको भी मैं साफ साफ बता रहा हूं कि आगे से मैं उसका पार्टनर नहीं हूं,
तो अगर इसके बाद आप उसे कोई लोन वगैरह प्रोवाइड करोगे तो उसके लिए एलएलपी जिम्मेवार है, मेरी कोई जिम्मेवारी यहां पर नहीं आएगी, ध्यान रखना। अगर बेटा इस पार्टनर ने बैंकर को 1-on-1 नोटिस दे दिया था तो अनडाउटेडली इस बैंकर के टुवर्ड्स लायबल नहीं होगा। पर सर क्या ये पार्टनर एलएलपी के हर क्रेडिटर को ऐसे 1-on-1 नोटिस भेजेगा? लॉने का जी जरूरी नहीं है, हम आपको एक दूसरा आसान रास्ता बता रहे हैं कि आप आज ऑफिस छोड़कर जा रहे हो, जिस दिन ये बात आरओसी को पता चल जाएगी तो जैसी आरओसी को ये बात पता चलेगी, आरओसी इस बात को अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देगा और फिर वो बन जाएगी पब्लिक इंफॉर्मेशन। और फिर आपको अलग से क्रेडिटर को पर्सनली बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बस आरओसी तक ये बात पहुंचा देना। अब सवाल उठता है जी आरओसी तक ये बात पहुंचेगी कैसे? तो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई कि नोटिस दैट ही सीज टू बी अ पार्टनर हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी। तो या तो आप उस क्रेडिटर को बता दो, वरना आपके लिए आसान है आप आरओसी को बता दो। आरओसी को ये बात बताई कैसे जाएगी वो आपको सिखाता है इसी से अगला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 25। तो आते हैं बेटा सेक्शन 25 पर, और ये क्या कह रहे हैं भाई, जब भी कोई पार्टनर या इंटीमेशन ऑफ चेंज बाय पार्टनर एंड इंटीमेशन टू आरओसी बाय एलएलपी। बेटा सबसे पहले तो पहले वाला पॉइंट को छोड़कर सेकंड पॉइंट का मैं रेलेवेंट पॉइंट आपको समझा रहा हूं। इंटीमेशन टू आरओसी बाय एलएलपी, ये क्या कह रहे हैं भाई, एन एलएलपी शैल वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर फाइल अ नोटिस विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। तो बेटा जिस दिन एलएलपी में कोई पार्टनर नया आता है या पार्टनर अपना पद छोड़ करके जाता है, एलएलपी को यह बात आरओसी को 30 दिन में बतानी पड़ेगी। और अगर एलएलपी ये बात ना बताए तो बेटा ये पेनल्टी भी यहां पर आ रही है। पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमारी एलएलपी थी एलएलपी 123, पार्टनर नंबर 3 एलएलपी छोड़कर चला गया, उसने ये बात अनडाउटेडली एलएलपी को बताई और एलएलपी को यह बात आरओसी को इंटीमेट करनी चाहिए। लॉ मेकर ने एलएलपी में एक जिम्मेवारी डाली है। पर अगर एलएलपी आरओसी को इंटीमेट ना करे, इसकी वजह से इस पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी यहां पर आ सकती है, बिकॉज वो फ्यूचर डेट्स के लिए भी लायबल हो जाएगा। तो लॉ मेकर ने यहां पर एक दूसरा रास्ता क्या बताया, बेटा अगर एलएलपी ये बात आरओसी को इंटीमेट नहीं करती है तो क्या वो पार्टनर भी चाहे तो खुद से ये बात आरओसी को इंटीमेट कर सकता है? यस, दैट इज फाइलिंग ऑफ नोटिस बाय द फॉर्मर पार्टनर। इसने क्या कहा, any person who ceases to be a partner may himself file with registrar the notice if he has reasonable cause to believe that LLP may not file the notice, and in case of any such notice is filed by a partner, ROC shall obtain a confirmation from the LLP and LLP shall, unless the LLP has also filed the notice। इस पॉइंट ने क्या कहा भाई कि अगर आज पार्टनर नंबर 3 को लग रहा था कि जी मैंने LLP को तो नोटिस दे दिया है, पर एलएलपी शायद ये बात आरओसी को ना बताए, तो बड़ा वो खुद से ये बात आरओसी को इंटीमेट कर देगा और आरओसी एलएलपी से कंफर्मेशन लेने के बाद इस बात को नोट कर लेगा। दैट इज इस केस में बेटा आरओसी तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। और इसका फायदा क्या है, अगर आरओसी तक एक बार ये जानकारी पहुंच गई तो हम मानेंगे अब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है और सबको ये बात पता थी कि पार्टनर नंबर 3 अब इस एलएलपी का पार्टनर नहीं है, तो इसकी कोई भी लायबिलिटी एलएलपी के फ्यूचर डेट्स के ऊपर नहीं आएगी। ये इसका इफेक्टिव डेट ऑफ सेसेशन बन जाएगा। तो या तो आप उस बैंकर को इंटीमेट कर देते या आप आरओसी तक वो जानकारी पहुंचा दो। आरओसी तक जानकारी पहुंचेगी कैसे, आप एलएलपी को बताओ, एलएलपी ये बात आरओसी को बताती है 30 दिन में। इस 30 दिन के ऊपर भी एक एमसीक्यू है, ध्यान रखना। पर अगर आपको शक है कि आपकी एलएलपी शायद ये बात इंटीमेट नहीं करेगी तो आप खुद से ये वाली बात इंटीमेट कर देना एज पर सेक्शन नंबर 25। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। और सेक्शन 25 बेटा आपका एक और केस में डील करता है। ये कहता है भाई पार्टनर आप एलएलपी छोड़कर जा रहे थे, आप एलएलपी को बताना, एलएलपी ये बात आरओसी को 30 दिन में बताएगी। पर अगर जो पार्टनर है वो कभी भी अपना नाम या एड्रेस चेंज करता है तो लॉ कहता है जी पार्टनर अगर आपने कभी भी अपना नाम या एड्रेस चेंज किया है तो ये जानकारी भी आप एलएलपी को 15 दिन में देना और एलएलपी नया नाम और नया एड्रेस आरओसी को इंटीमेट करेगी अगले 30 दिन में। एलएलपी ने नहीं किया तो ये पेनल्टी उसके ऊपर आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन नंबर 25। एंड फाइनली बेटा सेक्शन 24 में एक छोटी सी बात और आ रही थी, वो देख लेते हैं। तो ये तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ सेसेशन आ गया कि कोई भी पार्टनर अगर एलएलपी छोड़ करके जा रहा है तो तीसरे लोगों के या थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में वो तब इफेक्टिव माना जाएगा या तो थर्ड पार्टी तक डायरेक्टली वो जानकारी गई हो या वाया आरओसी चली गई हो तो काम खत्म। अगला कह रहे जी पास्ट ऑब्लिगेशन। तो पार्टनर नंबर 3 आप जैसे ही एलएलपी छोड़ करके जाते हैं तो ऑब्वियसली एलएलपी के फ्यूचर डेट्स पर आपकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, पर पास्ट डेट्स पर क्या आपकी कोई जिम्मेवारी है? बिल्कुल। दैट इज क्या पास्ट डेट्स के टुवर्ड आपको अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन ला करके देना था वो तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो cessation of a partner does not by itself discharge the partner from any obligation incurred while being a partner। तो जिस समय आप पार्टनर थे उस समय की जो ऑब्लिगेशन है वो आपको बिल्कुल निभानी पड़ेगी। अगला कह रहे जी राइट टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। दैट इज जिस दिन आप पार्टनर का पद छोड़ करके जा रहे हैं, अगर एलएलपी के सारे डेट्स वगैरह हटाने के बाद आपका प्रॉफिट्स में कोई हिस्सा बनता है और आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कोई हिस्सा मिलता है, बिल्कुल वो आपको मिलेगा, पर वो आपको पैसा मिलने से पहले सारे लॉसेस एडजस्ट जरूर किए जाएंगे। एंड लास्टली भाई नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। तो जिस दिन आप एलएलपी में एज अ पार्टनर अपना पद विकेट कर देंगे उसके बाद आप उसकी मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का राइट खो देंगे। एंड ये आया बेटा आपका सेगमेंट नंबर 3। तो सेगमेंट 3 आपने कवर किया। तो एलएलपी के 3 सेगमेंट्स अभी तक हमने कवर करे, तो 6 में से 3 बातें हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ एलएलपी जो आपकी कॉम्पैक्ट बुक में पेज नंबर 1 एंड 2 था।
सेकंड हमने कवर किया इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी, जो आपका कॉम्पैक्ट बुक में पेज नंबर 3 था। फिर आपने कवर किया पार्टनर एंड देयर रिलेशन, पेज नंबर 4। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आपका रिलेशन बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, पेज नंबर 5 ऑफ योर कॉम्पैक्ट बुक। आ जाते बेटा, और एलएलपी और उसके पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशन होने वाला है, एलएलपी के टुवर्ड्स पार्टनर्स की क्या जिम्मेवारी है, वो सारी चीजें आप इस अगले सेगमेंट में सीखने जा रहे हैं। दैट इज एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, उनका आपस में रिलेशन क्या है। यहां पर बेटा सबसे पहला आपका सेक्शन 26 आ रहा है, इसको ध्यान से समझना। जब आपने बचपन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात सीखा होगा, वहां पर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट होता है और बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट होता है, बिकॉज पार्टनरशिप में चलता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। पर बेटा एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब हर पार्टनर आपस में एजेंट नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, वेदर अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी या फर्म, बिल्कुल पार्टनर एलएलपी का भी एजेंट है और फर्म का भी एजेंट है। सर एलएलपी का एजेंट है, इस बात का क्या मतलब कि आज अगर कोई पार्टनर एलएलपी के बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या वो थर्ड पर्सन के टुवर्ड्स एलएलपी को बाउंड करवा पाएगा? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, आज अगर पार्टनर को जिम्मेवारी दी गई थी कि भाई आप एलएलपी के लिए एक लोन लेकर के आइए, और पार्टनर ने एलएलपी के बिहाफ पर बैंकर के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, बिल्कुल एलएलपी खुद पर वहां पर लायबल हो जाएगी। तो एलएलपी का जो पार्टनर है वो पार्टनर एलएलपी का एजेंट है। इस बात का मीनिंग क्या होता है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं वो यहां पर लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट सीखा होगा, वो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट की सारी जिम्मेवारियां या सारे राइट्स यहां पर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। पर क्या एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है? तो द आंसर इज नो। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं चलता, फर्म में चला करता था, पर एलएलपी में आपका म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला आया सेक्शन 27, एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। इसने क्या कहा, एलएलपी इज नॉट लायबल बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन इफ, मतलब कुछ केसेस में एलएलपी पार्टनर के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगी। कब लायबल नहीं होगी? इफ द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट and the third person knows that he has no authority or does not know or believe him to be the authority। यहां पर बेटा बाजू में लिख लेना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, आपको एक पॉइंट उससे जल्दी समझ में आएगा कि बेटा अगर पार्टनर कोई एक्ट करने के लिए ऑथराइज ही नहीं था, उन कामों के लिए एलएलपी लायबल नहीं होगी, और यह जानकारी थर्ड पर्सन को थी। यहां पर लिख लेना डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो जो आपने कंपनीज एक्ट में सीखा था वही सारी बातें यहां पर ऑटोमेटिकली कर जाएंगे अप्लाई। सर इसका कोई एग्जांपल दे दो, जल्दी से बात समझ में आ जाएगी। लेट्स सपोज बेटा आज आप मैं हैं, हम दोनों ने मिलकर के यहां एक एलएलपी बनाई। तो एक तो मैं आ गया और साथ में मेरा एक स्टूडेंट आ गया, तो आप लोग यहां पर आ गए और हम दोनों ने मिलकर यहां एक एलएलपी बनाई। और एलएलपी किस लिए बनाई? हमने कहा जी नया बिजनेस करेंगे, हम सीए क्लासेस बेचा करेंगे, बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज की वर्चुअल क्लासेस लाया करेंगे और उसको सेल करेंगे, बच्चों को वो क्लासेस प्रोवाइड किया करेंगे। बढ़िया से हम अपनी फ्रेंचाइजी ऑफिसेस खोलेंगे, जैसे एप्पल के आईफोन बिकते हैं, इस टाइप से हम क्लासेस बेचा करेंगे। बढ़िया सा सेटअप होगा, स्क्रीन्स लगी होंगी, बच्चा जाएगा सेंटर पर, बढ़िया फीलिंग के साथ वो क्लास परचेज करेगा। इस इंटेंट से आज हमने एक एलएलपी बनाई। इस टाइप से हमने एक एलएलपी बनाई और आज आप स्टूडेंट हो और मैं भी इस एलएलपी का पार्टनर, तो हम दोनों एलएलपी के पार्टनर थे। हमने एलएलपी बनाई, फॉर्म फिलिप रेडी किया। फॉर्म फिलिप में ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखने की जब बात आई, हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा कि हम ये एलएलपी बना रहे हैं सीए क्लासेस से डील करने के लिए, ये हमारी एलएलपी का ऑब्जेक्ट है। अब बेटा आज अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए कोई भी सीए क्लासेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एलएलपी लायबल हो जाएगी। पर लेट्स सपोज बेटा आज आप जा करके इस एलएलपी के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराए और आप चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे आए, या आप किसी को मोमोज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे आए कि हम जी मोमोज बेचा करेंगे या चॉकलेट्स बनाकर बेचेंगे। मैंने कहा बेटा ये तो हमने एग्री नहीं किया था, हमने जो एलएलपी बनाई थी वो सीए का बिजनेस करने के लिए बनाई थी, ये कहां से आ गया? तो बेटा क्या अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराए, क्या हमारी एलएलपी इस कॉन्ट्रैक्ट पर लायबल होगी? द आंसर इज नो, बिकॉज आप ये काम करने के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं थे। तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पिक्चर में आएगी और आप इसके लिए ऑथराइज नहीं। और क्या थर्ड पार्टी कहते जी मुझे क्या पता, नहीं कह पाएगी, बिकॉज वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है और हम मानकर चलेंगे थर्ड पार्टी को इस चीज की जानकारी थी, तो इन कामों पर एलएलपी लायबल नहीं है। पर हां, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी में रहते हुए काम करता है तब डेफिनेटली एलएलपी वहां पर लायबल हो जाएगी। दैट इज अ पार्टनर इज लायबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, मतलब एलएलपी यहां पर लायबल है अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी में रहकर कोई काम करे। बट पार्टनर की लायबिलिटी क्या कह रही है बेटा, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। ये कह रहा है अ पार्टनर इज लायबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ एलएलपी और विद इट्स अथॉरिटी। बट नॉर्मल केसेस में ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इज सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी एंड शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। बेटा ये क्या कहना चाह रहा है? मैं चाहूंगा एक बार आप इस पॉइंट को एक बार खुद से रीड करिए, फिर एक एग्जांपल से इसको समझेंगे।
चलिए बेटा समझते हैं इस पॉइंट को। तो बेटा इस पॉइंट में दो चीजें आ रही हैं। पहली चीज क्या कर रहा है, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी में रहकर कोई काम करता है और तरीके से अपना काम करता है, तो बेटा वहां पर वो जो काम करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी पार्टनर की होगी, एलएलपी की होगी, एलएलपी की, बिकॉज उसने एलएलपी के नाम में वो काम किया है। पर अगर पार्टनर वो काम करते वक्त कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई ओमिशन करता है, तो वहां पर एलएलपी पार्टनर से वो सारे डैमेजेस रिकवर करने का राइट रखती है। बिकॉज अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को तोड़ करके कोई काम करता है, तो रॉन्गफुल कामों के लिए एक प्रिंसिपल उन सारे डैमेजेस को रिकवर कर पाएगा। बड़े सारी बातें मिक्सअप हो जाएंगी, इसलिए बड़े ध्यान से जो मैं एग्जांपल ले जा रहा हूं समझिएगा। हमने पहला एग्जांपल लिया जहां पर आपने और मैंने मिलकर के एक एलएलपी बनाई थी। हमारी एलएलपी का पर्पस क्या था कि हम यहां पर सीए से रिलेटेड क्लासेस में डीलिंग करेंगे। आपने चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक काम किया जो अल्ट्रा वायरस काम था। बेटा अल्ट्रा वायरस काम पर तो अनडाउटेडली एलएलपी लायबल नहीं होगी, बिकॉज एलएलपी वो काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है, वहां तो थर्ड पार्टी सीधे आपको स्यू करेगी। अगला केस बेटा, हमने सीए क्लासेस का काम किया था और हमने आपस में एग्री किया था। लेट्स सपोज मैंने आपको एक राय दी थी कि बेटा देखो, हम जो भी क्लासेस खरीदते हैं वो क्लासेस लगभग 7,000 रुपए की एक क्लास आती है। हमारी क्लासेस का सेलिंग प्राइस यहां पर 10,000 रहेगा और 10,000 से नीचे आप कभी ना कोई क्लास मत बेचना। दैट इज, आप थर्ड पार्टी को कभी भी 10,000 से नीचे में क्लास बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मत करना, बिकॉज मिनिमम 30% का प्रॉफिट मार्जिन हमें लेकर के चलना है। लेट्स प्रिज्यूम हम दोनों पार्टनर्स के बीच में चीज एग्री हुई थी और बेटा मैंने आपको यहां पर 100 क्लासेस प्रोवाइड कर दी। मैंने कहा बेटा ये पकड़ो आप गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, आप जाकर के 100 क्लासेस मार्केट में सेल करिए। बेटा आप गए, आपने सोचा जी सेल्स तो निकलने दी, आपने बहुत मेहनत करी, आप ये क्लासेस जाकर 6,000 में बेचा है और आपने थर्ड पर्सन से एग्री कर लिया कि आप उन्हें 6,000 में ये क्लासेस सेल कर रहे हो। बट आपने बाकी सारे सीए स्टूडेंट्स में 6,000 रुपए में सारी क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पहली बात, क्या एलएलपी ये काम करने के लिए ऑथराइज थी? बिल्कुल। तो ये अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। पर मुझे जैसे ही पता चला कि आपने 6,000 रुपए में बच्चों को क्लासेस बेची, मैं उन सारे बच्चों से कह रहा हूं सॉरी बच्चों, ये क्लासेस मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। ये जो मेरा नलायक स्टूडेंट है ना, इस नलायक ने आपको 6,000 में क्लास देने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इसको कह रखा था कि 10,000 में कॉन्ट्रैक्ट होगा। सवाल उठता है बेटा, क्या यहां पर एलएलपी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर पाएगी? द आंसर इज नो। थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स हम इस वाले कॉन्ट्रैक्ट पर बिल्कुल लायबल रहेंगे और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट एंटरटेन करना पड़ेगा, बिकॉज यहां इंडोर मैनेजमेंट पिक्चर में आ जाएगी। और जितने भी ये थर्ड पार्टी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहेंगे, जी सर आपका नालायक स्टूडेंट है तो आप अपने नालायक स्टूडेंट को खुद समझाओ। उसने हमें अगर 6,000 में क्लास बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमें क्या पता वो अंदर खाते कितने के लिए ऑथराइज था। हम तो ये मान करके चलेंगे कि हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बड़ा एलएलपी को ये कॉन्ट्रैक्ट एंटरटेन तो करना पड़ेगा। दैट इज, ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पर यहां पर अगर एलएलपी ने जो भी नुकसान खाया होगा, क्या वो अपने नालायक पार्टनर से रिकवर कर पाएगी? द आंसर इज यस। पर अगर उस स्टूडेंट ने 10,000 में क्लासेस सेल करी होती जैसा एग्री किया गया था, तो बड़ा यहां पर अगर इन क्लासेस पर कोई भी फ्यूचर में एलएलपी पर ऑब्लिगेशन आती, वो एलएलपी की प्रॉपर्टी से मेट आउट की जाती, पार्टनर लायबल नहीं होगा। तो यहां पर आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पिक्चर में आ गई। यहां पर लिख लेना डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो हमने यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट को लिंक कर ये बात समझी है। जनरली क्लासेस में हम इस चीज पर फोकस नहीं कर पाते, तो ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से यहां पर सारी डॉक्ट्रिन इस पिक्चर में आती है और कंपनीज एक्ट से ही आपका एलएलपी एक्ट डिराइव किया गया है। पर अगर पार्टनर कभी भी अनलॉफुल एक्ट करता है, अपनी अथॉरिटी से बढ़कर कोई काम करता है, तो ऐसे केस में बेटा पर्सनल लायबिलिटी सिर्फ उस पार्टनर की होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपने 6,000 में क्लासेस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप क्लासेस बेचा है, हर क्लास पर 1,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो क्या एलएलपी वो नुकसान इस नालायक पार्टनर से रिकवर कर सकती है? बिल्कुल। पर क्या अगर ये नालायक पार्टनर कल को इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या दूसरे पार्टनर से लॉसेस रिकवर किए जा सकेंगे? द आंसर इज नो। बिकॉज इस पार्टनर की जिम्मेवारी मैक्सिमम कहां तक होगी? इसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक। तो एक पार्टनर के गलत कामों का इंपैक्ट हम दूसरे पार्टनर पर नहीं डालेंगे, बिकॉज यहां म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। और वही बात यहां पर लिखी है, बट दिस विल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट, but a partner shall not be personally liable for wrongful act of another partner। लिख लेना यहां पर no mutual agency। आई होप ये सारी बातें आपको याद आ रही हो, क्लासेस में सारी बातें हमने समझी थी। एंड यहां पर एक लास्ट पॉइंट और आ जाता है, इसको और समझ लेना बेटा। लेट्स सपोज आपने मैंने मिलकर के एक एलएलपी बनाई थी, हमने एलएलपी का नाम रखा था माफिया सीए, और हमने सोचा जी अब की बार हमारी एलएलपी सीए की कोचिंग्स प्रोवाइड करेगी। हमने बढ़िया सा एक सेंटर खोला माफिया सीए के नाम से, 500 बच्चों ने लेट्स सपोज सीधे डे 1 पे नाम देख के उस सेंटर को एनरोल कर लिया और फीसेस प्रोवाइड कर दी, और सबने यहां पर फीसेस प्रोवाइड करी। और बेटा अगले दिन जब वो कोचिंग लेने आए, कोचिंग देखा तो जी कोचिंग सेंटर ही गायब था। दैट इज, हम सबने इन 500 बच्चों से जो भी पैसा वसूला था, बेटा वो पैसा लेकर हम गायब हो गए। हमने उस पैसे को एलएलपी में रेज किया, धीरे धीरे करके सैलरी और खर्चे दिखाते हुए एलएलपी को एकदम खाली कर दिया। फ्यूचर में हम जैसे ही पकड़ में आए, हमने इन 500 बच्चों से क्या कहा, ले लो बच्चों एलएलपी से पैसा ले लो, हम तो पैसा देने के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज हमारी तो लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है।
तो अगर हमारी एलएलपी में कोई पैसा बचा हुआ है, आप एलएलपी को स्यू करिए, उससे आप अपना डैमेज रिकवर कर पाएंगे। दैट इज यहां पर बेटा हमने फ्रॉडलेंट इंटेंशन से ही एलएलपी बनाई थी और हम लोगों के साथ धोखा कर रहे थे एलएलपी के नाम पे, और हमने एलएलपी के सारे एसेट्स गायब कर दिए, अपने पर्सनल यूज के लिए एलएलपी को धीरे धीरे खाली कर दिया। तो क्या ये 500 स्टूडेंट्स अगर एलएलपी से कुछ ना रिकवर कर पाए, इस केस में क्या पार्टनर पर्सनली लायबल होना चाहिए? बिल्कुल। और यही बात बेटा हमने सीखी थी सेक्शन नंबर 30 में, कि अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो तो फ्रॉड के केस में एलएलपी और उसके पार्टनर्स की लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड। तो वहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वहां पर पार्टनर के पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट आ सकता है और उसके पर्सनल एसेट्स बेचकर भी पैसा रिकवर किया जाएगा। यहां पर आपकी कौन सी डॉक्ट्रिन पिक्चर में आ गई? डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ये सारे सेक्शंस बेटा बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंसेस है, बट मैंने बहुत फास्ट और टाइम लगाते, फास्ट इन द सेंस सारे एग्जांपल्स कनेक्ट करते हुए आपको समझाया। आई होप ये बातें समझ में आ गई, बिकॉज क्लासेस में सारी बातें समझने में बहुत समय लगता था। इस रिवीजन वीडियो में आई एम होपिंग कि ये पॉइंट आप सबको क्लियर है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। और यहां पर एक सिंपल सा सेक्शन आपका विसल ब्लोइंग का और हो रहा है, सेक्शन 31। सर विसल ब्लोइंग मतलब सीटी बजाना? बिल्कुल बेटा, क्योंकि रात को अगर कहीं चोरी होती है तो चौकीदार सीटी बजाकर सबको अवगत कराता है। सेम चीज यहां पर आ रही है कि आज अगर किसी एलएलपी के अंदर कोई फ्रॉड कुक हो रहा था, कोई ऑफेंस हो रहा था, और उसका कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय अगर विसल ब्लोइंग करता है, तो लॉ कह रहा है जी एलएलपी आप ऐसे पार्टनर एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव एक्शन नहीं ले पाओगे। मतलब कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी ऑफ एनी पार्टनर और एम्प्लॉय इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट कि उस पार्टनर या एम्प्लॉय ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो बड़ा ऐसे केस में ट्रिब्यूनल एक और बात का ध्यान रखेगा कि वो एलएलपी अपने उस पार्टनर या एम्प्लॉय को थ्रेटन या सस्पेंड ना करे। तो अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई एम्प्लॉय या पार्टनर अपनी हेल्प प्रोवाइड करता है तो एलएलपी उसके अगेंस्ट कोई नेगेटिव स्टेप नहीं लेगी, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल उस पार्टनर या एम्प्लॉय अगर उस पर भी कोई इंपैक्ट आ रहा था उसके सेंटेंस को या उसके फाइन को रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये आ जाता है आपका एक सेक्शन विसल ब्लोइंग का। लास्टली एक छोटा सा सेक्शन यहां पर हो रहा है, सेक्शन नंबर 29, एंड दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये कॉन्सेप्ट आप बचपन में पार्टनरशिप में भी सीखते थे। ये सिंपली क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी लेट्स सपोज यहां पर एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने अपने वर्ड स्पोकन या कंडक्ट से मिस्टर वाई को बिलीव दिलाया कि भाई मिस्टर एक्स आज एक एलएलपी के पार्टनर है। तो लेट्स सपोज यहां पर एक एलएलपी आ रही थी, एलएलपी एबीसी, जिसमें 3 पार्टनर्स थे मिस्टर एबीसी। पर मिस्टर एक्स ने अपने कंडक्ट से मिस्टर वाई को यह विश्वास दिला दिया कि वो भी इस एलएलपी के अंदर पार्टनर है, और बेटा मिस्टर वाई ने उस फेथ पर एलएलपी को पैसा प्रोवाइड कर दिया। लेट्स सपोज उन्होंने इस फेथ पर एलएलपी को 1 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए। तो बेटा सवाल ये उठता है, क्या मिस्टर वाई कल को एलएलपी से अपना ये 1 करोड़ वसूल कर पाएंगे? बिल्कुल, बिकॉज एलएलपी को ये पैसा प्रोवाइड किया गया है, एलएलपी तो अपनी इस लायबिलिटी पर डेफिनेटली लायबल होगी। पर बेटा अगर एलएलपी ये सारा 1 करोड़ रुपया धीरे धीरे लॉसेस में कन्वर्ट कर दे और एलएलपी के पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो क्या लेटर ऑन मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से पैसा रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज मिस्टर एक्स यहां पर क्या है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्योंकि उन्होंने अपने कंडक्ट से मिस्टर वाई को विश्वास दिलाया था। तो लॉ क्या कह रहे हैं भाई कि अगर मिस्टर एक्स ने अपने वर्ड स्पोकन या रिटन से रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और परमिट्स टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, तो बेटा ऐसे केस में अगर मिस्टर एक्स की उस रिप्रेजेंटेशन के फेथ पर मिस्टर वाई ने एलएलपी को पैसा दिया था, तो ऐसे केस में बेटा एलएलपी तो उस डेट पर लायबल होगी ही होगी, पर अगर एलएलपी से हम पैसा वसूल नहीं कर पाए तो मिस्टर एक्स भी यहां पर लायबल हो जाएंगे। और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, उसका ध्यान रखना बेटा। यहां पर ये पॉइंट क्या कह रहा है? आइदर विद और विदाउट हिज नॉलेज हिज रिप्रेजेंटेशन रीचेस मिस्टर वाई। इस बात का क्या मतलब है कि मिस्टर एक्स जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे या किसी को देने दे रहे थे कि वो पार्टनर हैं, उनको ये बात पता है या नहीं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन वाई तक पहुंची या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वाई ये साबित कर देता है कि मैंने मिस्टर एक्स की बात पर भरोसा किया था, सर क्या एग्जाम्पल बनेगा? फॉर एग्जाम्पल बेटा आज एक एलएलपी आ रही थी, एलएलपी एबीसी, जिसमें 3 पार्टनर्स थे एबीसी। बेटे तीनों पार्टनर्स एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि देखिए हर्ष सर हमारी एलएलपी के पार्टनर हैं। दैट इज मैं उस क्लास में खड़ा हूं और बेटा सब बच्चों को एक बात बोली गई कि एबीसी उस क्लास में सब बच्चों को कह रहे हैं कि जी हर्ष सर हमारी एलएलपी के पार्टनर हैं। बेटा मैंने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो यहां पर मैंने अपने कंडक्ट से आप सबको भरोसा दिलाया कि मैं इस एलएलपी का पार्टनर हूं, और मुझे यह बात पता भी है कि आप तक ये मैसेज जा रहा है, तो डेफिनेटली कल को मैं आपके टुवर्ड्स लायबल हो सकता हूं। अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेट्स सपोज बेटा ये एबीसी क्लास में खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि हर्ष सर हमारी एलएलपी में पार्टनर है। बेटा सारी बातें स्टूडेंट्स भी सुन रहे थे और यही क्लास रिकॉर्ड हो रही थी, बैक स्टूडियो में बैठे एक टीचर भी इस बात को सुन रहे थे। और मुझे ये चीज नहीं पता थी कि जी स्टूडियो में पीछे एक टीचर भी बैठे हुए हैं और वो इस बात को सुन रहे हैं। और बेटा उस टीचर ने मेरी इस रिप्रेजेंटेशन पर एलएलपी को पैसा प्रोवाइड कर दिया। क्या मैं कल को इस टीचर के टुवर्ड्स भी लायबल होऊंगा? बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने मेरी इस रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई किया है, चाहे मुझे इस चीज की जानकारी थी या नहीं कि मेरी रिप्रेजेंटेशन इस टीचर तक पहुंची, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
बेटा ये एलएलपी का सेगमेंट नंबर 4 आता है। ये सेगमेंट नंबर 4 थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करता है, बट आई ट्राइड कि मैं सारे एग्जांपल्स को इंटरलिंक करते हुए यहां पर आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करूं। तो अगर मैं सारी बातों को समअप करूं, अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट किया जाएगा, एलएलपी लायबल नहीं है, पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी आएगी। आप अथॉरिटी में रहते हुए तरीके से काम करोगे पार्टनर, आपकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, एलएलपी ही अपने डेट्स के लिए लायबल है। पर अगर आप अपनी अथॉरिटी में काम करते हुए कि नेग्लिजेंस दिखाओगे, वहां पर पार्टनर की अपनी जिम्मेवारी आ सकती है। फिर एक पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए कोई दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। पर अगर पूरी की पूरी एलएलपी बनाई ही फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए गई थी, तो वहां पर एलएलपी और पार्टनर्स की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं होती। बाकी आपने विसल ब्लोइंग एंड एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का टॉपिक यहां पर एडिशनल सीखा, तो दिस इज द क्रक्स ऑफ आपका सेगमेंट नंबर 4। तो ये एलएलपी का आपका सेगमेंट 4 भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो हमने सेगमेंट 1 कंप्लीट किया था, बेसिक्स ऑफ एलएलपी पेज फर्स्ट एंड सेकंड, इनकॉर्पोरेशन पेज नंबर 3, पार्टनर एंड देयर रिलेशन पेज नंबर 4। इसके बाद बेटा सेगमेंट 4 हमने कंप्लीट किया, रिलेशन बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, ये आपका कॉम्पैक्ट का पेज नंबर 5 आया। इसके बाद अगला सेगमेंट तो बड़ा आसान है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पेज नंबर 6, एंड फाइनली कुछ मिसलेनियस बातें पेज 7 से 8। ये तो बड़ा आसान है, आते हैं और इनको निपटाते हैं। आएंगे बेटा पेज 6 ऑफ योर एलएलपी एक्ट, जहां पर सबसे पहली बात आ रही है कंट्रीब्यूशन की। और बेटा कोई भी पार्टनर एलएलपी में जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, या वो किसी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हो सकता है। उसमें मनी, प्रॉमिसरी नोट, कोई भी तरीके से आ सकता है। वो चाहे तो कोई एसेट भी दान दे सकता है, या अपनी सर्विसेज भी एलएलपी को प्रोवाइड कर सकता है, वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। अरे सर, पार्टनर कोई एसेट दे रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना तो जा रहा है, पर उसको हम बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? तो लॉ कह रहा है भाई इस केस में आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। एक वैल्यूअर से आप उसकी वैल्यूएशन करवाना और वो मॉनेटरी वैल्यू आप रिकॉर्ड करना। इस पॉइंट पर भी इंस्टीट्यूट ने एक सवाल बनाया, और सवाल बड़ा बढ़िया है। उसमें वो क्या कह रहे जी, आप ही मॉनेटरी वैल्यू किस दिन की देखेंगे? जिस दिन पार्टनर आ रहा है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस दिन पार्टनर ने वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। तो जिस दिन वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी गई है, उस दिन उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो यहां पर चेक की जाएगी। इस पॉइंट पर भी एक एमसीक्यू है, ध्यान रखना। एंड लास्टली पॉइंट कह रहे हैं ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी or other property or other benefit or to perform service for an LLP shall be as per the LLP agreement। तो आपको कितना पैसा प्रोवाइड करना है, कितनी सर्विसेज रेंडर करनी है, वो एज पर एलएलपी एग्रीमेंट होगा। और आज किसी भी क्रेडिटर ने आपके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर एलएलपी को कोई पैसा प्रोवाइड किया था, तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपको लाना ही पड़ेगा। मतलब आपकी लायबिलिटी तो है, इवन दो वो लिमिटेड है, पर स्टिल लायबिलिटी है। तो अप टू योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आप क्रेडिटर्स के टुवर्ड्स हमेशा लायबल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आ गया बेटा आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगला टॉपिक यहां पर आपका है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। हर एलएलपी तैयार करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एलएलपी के पास चॉइस होती है, वो चाहे तो अक्रूवल या कैश बेसिस भी फॉलो कर सकती है। कंपनी के पास भी चॉइस नहीं होती, कंपनी सिर्फ अक्रूवल फॉलो करती है, पर एलएलपी को कैश बेसिस भी अलाउड है। पर डबल एंट्री सिस्टम आपके लिए मैंडेटरी है, और आप इन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पर प्रिजर्व करके रखेंगे 8 सालों के लिए। अगली बात बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, इसको आप समझ लेना बैलेंस शीट पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी मतलब बैलेंस शीट। तो हर एलएलपी को अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी हर फाइनेंशियल ईयर में बनानी होगी, और उसे आप फाइल कितने दिन में करोगे? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। और बेटा फिर इसको आप इसको आरओसी के पास कब तक फाइल करोगे? इसको ध्यान से समझना। तो लॉ कह रहे जी अगर 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो एलएलपी 6 महीने में आप अपने बैलेंस शीट पीएनएल तैयार कर लेना। 6 महीने का मतलब 30 सितंबर। और जैसे ये 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, अगले 30 दिन में आपको ये खाते आरओसी के पास फाइल भी करने होंगे। दैट इज आप ये खाते आरओसी के पास कब तक फाइल कर दोगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ दो 6 मंथ्स। तो टेक्निकली अगर मैं कहूं, साल खत्म होने के बाद 6 महीने आपको मिलते हैं खाते बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, मे बी ऑडिट रिक्वायर्ड है तो ऑडिट के लिए, और खाते तैयार हो जाने के बाद अगले 30 दिन में आप आरओसी के पास उसे फाइल भी करोगे। और बेटा क्या एलएलपी को ऑडिट भी करवाना पड़ता है? बिल्कुल। हर एलएलपी अपने बैलेंस शीट पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगी, पर ऑडिट करवाने से आप एग्जम्प्ट हो सकते हो। कब हो सकते हो? जब आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है, कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम है। और बेटा यहां पर लॉ में लिखा तो और है, पर हमने क्लासेस में सीखा था, आप इसको इंटरप्रेट कर लेना एज एंड। तो आपकी टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन अगर विद इन लिमिट है तो ऑडिट से आप एग्जम्प्ट हो, पर अगर टर्नओवर 40 से ज्यादा हुई या टर्नओवर 25 से ज्यादा हुई तो आपको ऑडिट बिल्कुल करवाना पड़ेगा। अगली और कुछ बातें, हर एलएलपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नफरा से कंसल्ट करने के बाद करेगा प्रिस्क्राइब, और उसे बनाता है आईसीएआई। जैसे कंपनीज को अपनी एक एनुअल रिटर्न बनानी होती है, एलएलपी को भी एनुअल रिटर्न बनानी है, और एनुअल रिटर्न एलएलपी कितने दिन में फाइल करेगी? विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगला कह रहा है जी इंस्पेक्शन, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ द पार्टनर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न। एलएलपी के जो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हम आरओसी के पास फाइल करते हैं, ये बेटा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कोई भी पर्सन जाकर इन्हें इंस्पेक्ट कर पाएगा।
और अगर कोई एलएलपी जानबूझकर आरओसी के पास गलत जानकारी फर्निश करती है तो ऐसे केस में 2 साल की जेल उस पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर पे और 1 से 5 लाख तक का फाइन। अगला कह रहे जी पावर ऑफ आरओसी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कि आरओसी अगर चाहे वो एलएलपी से कोई भी डेटा मंगवा सकता है और वो डेटा फर्निश करना एलएलपी की जिम्मेवारी होगी और उन्हें पूरा सहायता या कॉपरेशन आरओसी को देना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आरओसी सम्मन इशू करके उस पर्सन को अपने पास बुला भी सकता है। अगला कह रहे हैं जी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। आई नो बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं बट दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन। आते इस लास्ट सेक्शन 39 पर, ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, कंपाउंडिंग का मतलब होता है अपने गुनाहों की माफी मांग लेना कि हाँ जी मेरे से गुनाह हुआ था, माफ कर दीजिए। और कंपाउंडिंग करवाने से फायदा क्या होता है? कंपाउंडिंग कराने का फायदा यह है कि अगर आप किसी ऑफेंस को कंपाउंड करा लेते हो तो ऐसे केस में आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कोर्ट में लॉन्च नहीं किया जाएगा, और अगर ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन लॉन्च था तो उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो आप एटलीस्ट प्रोसिक्यूट नहीं होंगे। और बेटा आप कौन से ऑफेंसेस को कंपाउंड करा सकते हो? आप एलएलपी एक्ट के सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस को कंपाउंड करा सकते हो जहां पर फाइन की पनिशमेंट है। मतलब अगर कहीं जेल की पनिशमेंट है वहां पर आप कंपाउंड नहीं करा पाओगे। कंपाउंडिंग करेगा कौन? आरडी। पर आरडी के पास सीधे मत जाना, आप अपनी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन आरओसी को देना, आरओसी आपकी एप्लीकेशन आरडी तक पहुंचा देगा। और जिस दिन आरडी उसे कंपाउंड कर दे, आप आरओसी को अगले 7 दिन में बताना अब बेटा आरडी फ्री में कंपाउंड करेगा। द आंसर इज नो। आरडी उसके लिए आपसे फीस कलेक्ट करेगा, और वो फीस कितनी हो सकती है? दैट इज मिनिमम फीस तो वो उतनी चार्ज करेगा जितनी उस ऑफेंस का मिनिमम फाइन था, और मैक्सिमम फाइन तक वो आपकी कंपाउंडिंग फीस कलेक्ट कर लेगा। सर फिर फायदा ही क्या है? बेटा आप उस सारे हेडेक से बच जाओगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, डेली कोर्ट की हियरिंग्स में जाना, उन सब हेडेक से आप बच जाते हो अगर आप कंपाउंडिंग करा लोगे। पर ध्यान रखना, अगर सिमिलर नेचर का ऑफेंस 3 साल में आप रिपीट करते हो तो वो कंपाउंड नहीं हो पाएगा। कंपाउंडिंग का प्रोसीजर क्या है? कंपाउंडिंग का फायदा क्या है? लॉ कह रहे जी अगर आप कंपाउंडिंग करा जाते हो कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च होने से पहले, तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जाएगा, और प्रोसिक्यूशन के दौरान कंपाउंडिंग कराइए तो प्रोसिक्यूशन वहां पर ड्रॉप कर दिया जाएगा, आपको जेल नहीं होगी। और कंपाउंड कराने के बावजूद भी आरडी ने कहा जी ठीक है मैं आपका ऑफेंस कंपाउंड कर रहा हूं क्योंकि आपने वो रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करी थी, वो रिटर्न आप फाइल कर देना। और कंपाउंड कराने के बावजूद अगर आप फिर वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर आप पर डबल द अमाउंट ऑफ फाइन अप्लाई करा जा सकता है। ध्यान रखना बेटा, ये कॉन्सिक्वेंसेज आपके कंपाउंडिंग के आएंगे। ये आपका आया एलएलपी का सेगमेंट नंबर 5। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द एलएलपी। एंड लास्ट सेगमेंट बेटा आपका मिसलेनियस सेगमेंट है जो पेज 7 to 8 में कवर्ड है। सबसे पहली बात यहां पर आ रही है पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक एलएलपी का आज पार्टनर हूं, मैंने अनाउंसमेंट कर दी आप में से कोई बच्चा अगर लॉ में 100/100 ला रहा है, फ्यूचर में इस एलएलपी से जो भी प्रॉफिट मेरे को आता होगा वो प्रॉफिट मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। लेट्स सपोज हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? लॉ कहते हैं जी बिल्कुल अलाउड है। एक पार्टनर अगर एलएलपी से मिलने वाला प्रॉफिट किसी और को पास ऑन करना चाहे चलेगा, वो पार्टनर का अपना पर्सनल मैटर है। पर बेटा जब मैं इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करके आपको ये अधिकार बेच रहा हूं, क्या इसका ये मतलब है कि आप उस एलएलपी के पार्टनर हो? नहीं। क्या आप उस एलएलपी में जाकर इंटरफेयर कर सकते हो? द आंसर इज नहीं। यही बात सेक्शन 42 ने क्लैरिफाई करी। अगली बात है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। आप अगर चाहे एक नॉर्मल फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस शेड्यूल 2 में है। आप चाहे तो आप प्राइवेट कंपनी को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस 3rd शेड्यूल में है। और आप चाहे तो आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर पाएंगे, और उसका पूरा प्रोसेस शेड्यूल 4 में, क्योंकि एलएलपी एक्ट में शेड्यूल टोटल 4 ही है। बस ध्यान रखना, आप किसी लिस्टेड कंपनी को डायरेक्टली एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले आप उसको डीलिस्ट करवाएंगे तभी जाकर के वो एलएलपी में कन्वर्ट होगी। एलएलपी में जितने भी आप एलएलपी का जब भी आप कन्वर्जन करना चाहेंगे तो आप रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल करना। आरओसी अगले 15 दिन में आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा और आपकी एलएलपी कन्वर्ट हो जाएगी। और कन्वर्ट होने पर एलएलपी और पार्टनर शेड्यूल के जो भी प्रावधान थे उसके हिसाब से लायबल होंगे। ध्यान रखना, पुरानी लायबिलिटीज अब एलएलपी के नाम में कंटिन्यू हो जाएगी, तो जितने भी पुराने एसेट या लायबिलिटीज थी वो अब एलएलपी के एसेट बन जाएंगे और एलएलपी के नाम में वो हो जाती है कंटिन्यू। अगला एक टॉपिक आ रहा है फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी का मतलब एक एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। और सेक्शन बस क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी फॉरेन एलएलपीज को गवर्न करने के लिए रूल्स कर सकता है प्रिस्क्राइब। ऐसा कोई रूल अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला एक टॉपिक आ रहा है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या अमेलगमेशन। बेटा अगर आज कोई एलएलपी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज एक सीए फाइनल के कंपनीज एक्ट का टॉपिक है, पर एलएलपी एक्ट में आपके सिलेबस में रिटेन्ड है। अगर आज कोई एलएलपी अपने किसी भी पार्टनर या क्रेडिटर के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाहती है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मतलब जैसा आप कंपनीज के केस में सीखते थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इस टाइप का कुछ काम आप अपने क्रेडिटर या पार्टनर के साथ करना चाहते हो तो वो अलाउड है। और कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करने की पावर किसके पास है? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल के पास कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करवाने के लिए आपको एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम बनाकर एनसीएलटी के पास लेकर जाना होगा। और एनसीएलटी के पास स्कीम बनाकर कौन लेकर जा सकता है? एलएलपी खुद, या एलएलपी का कोई भी पार्टनर या कोई भी क्रेडिटर, या अगर एलएलपी लिक्विडेशन के अंदर थी तो लिक्विडेटर भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम फाइल कर सकता है।
और जैसे ही आप एनसीएलटी के पास कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम फाइल करोगे, एनसीएलटी फिर उस एलएलपी को ऑर्डर देगा, जी मेरे कहे मुताबिक आप अपने पार्टनर्स और क्रेडिटर्स की एक मीटिंग बुलाइए। फिर बेटा पार्टनर्स एंड क्रेडिटर्स की मीटिंग है, और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीए फाइनल में इस पर बड़े सवाल आते हैं। और बेटा जैसे ही पार्टनर्स या क्रेडिटर्स की मीटिंग आएगी तो उस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट पर पार्टनर्स या क्रेडिटर्स के अप्रूवल लेने का तरीका क्या होगा। तो लॉ ने कहा है जी अप्रूवल के लिए हमें दो चीजें चेक करनी होंगी, मेजॉरिटी नंबर एंड 75% वैल्यू। मतलब अगर उस मीटिंग में बेटा लेट सपोज 4 क्रेडिटर्स आए या लेट सपोज 5 क्रेडिटर्स आए, तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कब सैंक्शन माना जाएगा, जब पहले तुम देखेंगे मेजॉरिटी नंबर कि 5 में से 3 क्रेडिटर्स हां कर दें और उन 3 क्रेडिटर्स के पास आउटस्टैंडिंग डेट कितना होना चाहिए, 75%। बस ध्यान रखना, ये जो आप मेजॉरिटी देखते हो या वैल्यू देखते हो या आप किसके हिसाब से देखते हो, पार्टनर्स या क्रेडिटर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज जो मीटिंग में आते हैं और वोट डालते हैं, तो इन 5 में से 3 का अप्रूवल जरूर आना चाहिए। और अगर पांचों के पास मिलाकर लेट सपोज 1 करोड़ का डेट था, तो इन 3 के पास कम से कम 75 लाख का आउटस्टैंडिंग डेट होना चाहिए, तब जाकर के कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अप्रूव होगा। और बेटा जैसे आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अप्रूव कर दोगे, फिर एनसीएलटी अपना ऑर्डर पास करेगा और एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी फिर अगले 30 दिन में आप आरओसी के पास फाइल करते हैं, तब जाकर के आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सैंक्शन होगा। और ध्यान रखना, इस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को पूरा गवर्न करने की पावर ट्रिब्यूनल के पास है। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इंप्लीमेंट हो रहा होगा, ट्रिब्यूनल उसकी इंप्लीमेंटेशन के दौरान कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, और किसी भी मोमेंट पर अगर ट्रिब्यूनल को लगे कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इंप्लीमेंट करवाना मुश्किल हो रहा है, वो चाहे तो वो एलएलपी का वाइंडिंग अप भी करा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई, प्रोविजंस फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन। बेटा जो वर्ड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है उसमें दुनिया जान की बहुत सारी चीजें आती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमलगमेशन। पर ध्यान रखना, सारे के सारे टाइप के कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट पर सेक्शन 60 तो आपका अप्लाई कर जाएगा, पर उनमें से कुछ ऐसे टाइप के कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होते हैं जिनके तहत एक एलएलपी के एसेट या ट्रांसफर आपको किसी एलएलपी के एसेट या लायबिलिटी आपको दूसरी एलएलपी को ट्रांसफर करने होते हैं। आप समझ लेना, फॉर एग्जांपल मर्जर, जैसे आप कंपनीज में मर्जर सीखते हो, फॉर एग्जांपल डी मर्जर, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये टाइप का जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होता है ना, यहां पर आपको एक एलएलपी के एसेट और लायबिलिटी को दूसरी ट्रांसफरी एलएलपी को ट्रांसफर करना पड़ता है। दैट इज यहां पर 2 एलएलपीज इन्वॉल्व होती है। तो लॉ कहता है जब भी आप ऐसा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हो जहां पर 2 एलएलपीज इन्वॉल्व हैं, वहां पर आपको सेक्शन 62 की एडिशनल बातें माननी पड़ेगी। क्या कह रहे भाई, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 60 और एनसीएलटी को आप ये साबित कर दो कि आप जिस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने जा रहे हो उसमें एलएलपी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहां पर 2 या 2 से ज्यादा एलएलपी इन्वॉल्व है, एंड property and liability of the transferor LLP is required to be transferred to the transferee LLP, तब ये सेक्शन भी अप्लाई करेगा। ध्यान रखना, अगर नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट था सिर्फ सेक्शन 60 लगता है, पर अगर मर्जर, डीमर्जर इस टाइप का काम आप कर रहे हो तो 60 के साथ साथ 62 भी लगता है। इसकी एडिशनल बातें आपको माननी है। और यहां पर एडिशनल बातें क्या करिए कि भाई अब की बार एनसीएलटी जब ऐसा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सैंक्शन करेगा, वो अपने ऑर्डर में कुछ बातें स्पेसिफिकली बताएगा। वो कहेगा जी इस एलएलपी के एसेट, दैट इज इस ट्रांसफरर एलएलपी के एसेट उस दूसरी ट्रांसफरी एलएलपी को ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बात आप स्पेसिफिकली बताओगे। ट्रांसफरर एलएलपी के जितने भी लीगल केसेस थे ट्रांसफरी एलएलपी के नाम में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। और बेटा आज जो भी एलएलपी नंबर 1 एलएलपी नंबर 2 में जाकर मर्ज लेट सपोज हो रही है, तो अनडाउटेडली एलएलपी नंबर 1 का वजूद खत्म हो जाएगा। तो बेटा यहां पर ये एलएलपी हो जाती है डिसॉल्व, पर क्या आपने इसके एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज को धीरे धीरे रीपे किया? नहीं। मतलब यहां वाइंडिंग अप नहीं होता, तो एलएलपी हो रही है डिसॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप। प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग पर्सन, मतलब एलएलपी नंबर 1 का अगर कोई पार्टनर अड़ गया था, नहीं जी मुझे एलएलपी नंबर 2 में नहीं जाना, उसका पार्टनर नहीं बनना, तो उसको हम एग्जिट ऑफर दे देंगे, पैसा दिलवा देंगे, ये ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करेगा, या जो भी और ऑर्डर एनसीएलटी आपको सही लगे आप यहां पर पास कर पाओगे। तो ध्यान रखना बड़ा, इस टाइप से एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा उसकी कॉपी आपको आरओसी के पास 30 दिन में फाइल करनी है। बस एक छोटा सा पॉइंट, एलएलपी शैल नेवर बी अमलगमेटेड विद द कंपनी। मतलब एलएलपी क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि आप किसी एलएलपी को किसी कंपनी में मर्ज नहीं कर सकते, मर्ज अगर करोगे तो सिर्फ किसी एलएलपी में ही करेंगे। एंड फाइनली बेटा लास्ट कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर पेपर में सवाल आने के असर बहुत ज्यादा है, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आपके आरटीपी एमटीपी में भी कवर्ड है। ये कह रहे जी किसी भी एलएलपी का बाइंडिंग अप आज के दिन में वॉलंटरीली भी हो सकता है या ट्रिब्यूनल कंपल्सरी भी कर सकता है। बेटा वॉलंटरीली एलएलपी कैसे बंद होगी, वो बात आपकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिखी है। मैंडेटरली एलएलपी बहुत सारे ग्राउंड्स पर बंद हो सकती है,
किसी भी एलएलपी के बंद होने का जो सबसे मेजर ग्राउंड होता है कि वो अपना डेट पे नहीं कर पा रही, पर अगर एलएलपी ने डेट पे नहीं किया, अगर आप उस ग्राउंड पर एलएलपी को बंद करना चाहते हो, वो बात भी आईबीसी में लिखी है, बट अगर उसके अलावा किसी और ग्राउंड पर आप एलएलपी को बंद कर रहे हो तो उसका प्रावधान आपका एलएलपी एक्ट में लिखा है। और वही बात यहां पर आ रही है कि आप एक एलएलपी को एनसीएलटी के द्वारा एलएलपी एक्ट में कब कब बंद करा सकते हो, मतलब किन ग्राउंड्स पर बंद करवाओगे। तो लग रहा है भाई अगर एलएलपी ने डिसाइड कर लिया कि इसको वाइड अप होना है तब, या अगर एलएलपी में 6 महीने से ज्यादा जो नंबर ऑफ पार्टनर्स थे वो 2 से कम थे, तो एक पार्टनर पर्सनली लायबल भी है और इस ग्राउंड पर आप एलएलपी को बंद भी करा सकते हो। यही बात आपने सेक्शन 6 में ही पढ़ी थी। और आगे कह रहे भाई अगर किसी एलएलपी ने इंडिया की सोवर्निटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम किया, फॉर एग्जांपल पता चला जी वो एलएलपी टेररिस्ट के साथ मिलकर के काम कर रही थी, तो ऐसे एलएलपी को तो बंद कराया जाएगा। या बेटा अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस एलएलपी ने अपनी बैलेंस शीट पीएनएल या एनुअल रिटर्न लगातार अगर 5 साल तक फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, इस ग्राउंड पर भी एलएलपी को वाइड अप करा जा सकता है, या एनी अदर ग्राउंड विच इज जस्ट एन इक्विटेबल। पर ध्यान रखना यहां पर डेट के डिफॉल्ट का ग्राउंड क्यों नहीं है, बिकॉज डेट वाली बात अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में चली गई है, उसका पूरा प्रोसेस वहां आएगा। एंड फाइनली कह रहे भाई एलएलपी और पार्टनर क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो एलएलपी अपने पार्टनर के साथ भी बिजनेस कर सकती है, उसको कुछ पैसा लेंड कर सकती है, उससे पैसा रेज कर पाएगी। अगर सीजी चाहे तो वो कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शन एलएलपी पर अप्लाई कर सकती है। एलएलपी एक्ट में कुछ चीजों पर या लेट फाइलिंग्स पर, आप जब डॉक्यूमेंट लेट फाइल करोगे तो आप पर एडिशनल फीस भी लगेगी, और अगर आप सेम ऑफेंस दोबारा से रिपीट कर जाते हो तो ऐसे केस में आप पर जेल का प्रावधान तो सेम ही रहेगा, पर आप पर जो फाइन लगेगा वो दुगना हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट आपका एलएलपी एक्ट। बट आई ट्राइड फ्रॉम माई साइड कि मिनिमल टाइम में आपकी पूरी एलएलपी एक्ट को फटाफट स्पीड में रिवाइज किया जाए। जो भी आपको यहां पर इनपुट आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बट एलएलपी एक्ट हमने रिवाइज जरूर कर लिया है। बट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये है ईएफक्यूज, बिकॉज ये एलएलपी एक्ट के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आरटीपी और एमटीपी में 2024 में आए हैं। एमटीपी सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, ईएफक्यूज की पीडीएफ आपको लिंक से मिल जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, क्लिक करेंगे वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इनके आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इनके प्रॉपर आंसर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आरटीपी एमटीपी वो भी आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोडेड है, हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, तो वहां से आप इनके एग्जैक्ट आंसर भी टेस्ट कर पाएंगे। तो अब हम इसके ईएफक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि पेपर के लिए हमारी तैयारी थोड़ी सी और पक्की हो जाए। चलिए बेटा आते हैं और ये ईएफक्यूज करना करते हैं स्टार्ट। पहला जो सवाल आ रहा है वो आपका आरटीपी में 2024 का है। क्या कह रहे हैं भाई, भावेश यश चिराग इनकॉर्पोरेटेड अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर डूइंग बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टिम्बर अंडर द नेम ऑफ सॉलिड लक्कड़ एलएलपी। चिराग शिफ्टेड हिज रेजिडेंस फ्रॉम ब्लॉक 12 ब्लॉक सी कमला नगर आगरा टू 808। तो बेटा एक पार्टनर ने अपना एड्रेस चेंज किया, उन्होंने जो एड्रेस चेंज किया वो 16 नवंबर को चेंज किया। बेटा जब भी कोई पार्टनर अपना नेम या एड्रेस चेंज करता है वो एलएलपी को उस चीज की जानकारी 15 दिन में देता है, और उन्होंने ये बात एलएलपी को 20 नवंबर को बता दी। पार्टनर ने अपना काम पूरा किया, पर क्या एलएलपी को भी ये जानकारी आरओसी को प्रोवाइड करनी पड़ती है? बिल्कुल। और बेटा एलएलपी ये जानकारी कितने दिन में प्रोवाइड करती है? 30 दिन में। अब यहां पर एक बहुत बारीक सा पॉइंट चेक हुआ, बस ध्यान रखना बेटा, जब एलएलपी में पार्टनर अपना नेम और एड्रेस अपडेट करके 15 दिन में बताता है, एलएलपी को भी वो जानकारी आरओसी को 30 दिन में प्रोवाइड करनी तो है, और ये 30 दिन काउंट कहां से होंगे? ऑफ सच चेंज। इस छोटे से पॉइंट पर इंस्टीट्यूट ने सवाल बना दिया कि जो 30 डेज काउंट होंगे बेटा इस 16 नवंबर से काउंट होंगे, जब ये पार्टनर ने इंटीमेट किया वहां से काउंट होंगे। दीज विल बी काउंटेड फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर, दैट इज व्हाई इसका आंसर आएगा 16th दिसंबर। बेटा एलएलपी को 30 दिन जो मिलते हैं वो पार्टनर के इंटीमेट करने के बाद नहीं, जिस दिन चेंज होता है वहां से मिलते हैं। इस छोटे से पॉइंट पर सवाल है, ध्यान रखना। आते हैं अगले सवाल पर। यह आपका मई 2024 का सवाल है और उसकी एमटीपी में गिवन है। मई 24 की एमटीपी का यह सवाल आ रहा है। मैं सीधा क्वेश्चंस पर आऊंगा, जरूरत लगेगी तो हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या कह रहे हैं भाई, व्हेन द रजिस्ट्रार डायरेक्टेड विद्या मास्टरमाइंड्स एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, बाय व्हिच डेट द एलएलपी शुड हैव चेंज्ड द नेम। तो भाई आज आरओसी ने कहा जी आप अपना नाम बदलिए, तो उसको अपना नाम कितने टाइम में चेंज करना पड़ेगा? बेटा नाम तो यहां पर 3 महीने में ही चेंज हो रहा है, तो यहां पर बाकी दोनों ऑप्शन तो गलत है। 3 महीने काउंट कहां से होंगे? बाय 5th of अगस्त, दैट इज विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द डायरेक्शन, या 10 अगस्त जिस दिन आरओसी की वो डायरेक्शन एलएलपी को रिसीव हुई। वंस अगेन एक बहुत ही माइन्यूट से पॉइंट पर आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है कि 3 महीने कहां से काउंट होंगे? जब नाम चेंज करने का ऑर्डर आया वहां से, या जिस दिन वो ऑर्डर आपको रिसीव हो रहा है वहां से। ध्यान रखना जिस दिन वो ऑर्डर आता है, तो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला सवाल कह रहा है, विष्णु वाज अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन विद्या मास्टरमाइंड्स एलएलपी ऑन 25 जुलाई। तो बड़ा डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होने वाली बात आपको कितने दिन में इंटीमेट करनी पड़ती है? 30 दिन में। 30 दिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 24th of अगस्त। और यहां पर भी आपका एक बहुत माइन्यूट सा नॉलेज का टेस्ट हो रहा है बेटा। यहां पर आपको जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि 24 अगस्त सही होगा या 25 अगस्त, क्योंकि अगर आप 30 दिन कैलकुलेट करोगे तो आंसर 24 अगस्त आता है।
एक महीना कैलकुलेट करोगे तो आंसर 25 अगस्त आता है। तो ध्यान रखना, हम कैलकुलेट किसके हिसाब से करते हैं, डेज के हिसाब से। दैट इज वाई 30 डेज यहां पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, वेदर मिस्टर वासुकी विल बी लायबल फॉर पेनल्टी फॉर नॉट इंटीमेटिंग द रजिस्ट्रार अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विष्णु एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो क्या मिस्टर वासुकी यहां पर लायबल हैं? इसके लिए बेटा एक बार केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। मैं चाहूंगा एक बार केस स्टडी में आप मिस्टर वासुकी वाली बातें खुद से सर्च करें। अगर बेटा केस स्टडी में आपने सर्च किया, लास्ट लाइन यहां पर आ रही है कि ऑन 20 ऑफ जून 2023 मिस्टर वासुकी हैड गिवन अ रिटन नोटिस टू द एलएलपी दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू एज पार्टनर। तो बेटा पार्टनर ने तो एलएलपी को नोटिस दे दिया और उन्होंने कहा जी मैं 22 जुलाई से पार्टनर नहीं रह पाऊंगा। बहुत बढ़िया। This cessation from LLP was also not informed by either LLP or Vasuki to ROC, पर ROC को ये जानकारी नहीं दी गई। तो सवाल पूछ रहा है जी, whether Mr. Vasuki will still be liable for penalty for not intimating the registrar about appointment of Mr. Vishnu as designated partner। सवाल क्या कह रहे हैं कि भाई जो विष्णु नए डेजिग्नेटेड पार्टनर आए थे, अगर उनके बारे में हमने आरओसी को इंटीमेट नहीं किया था, तो क्या वासुकी जो आज पार्टनर अपना पद छोड़कर जा चुके हैं, वो इस ऑफेंस के लिए लायबल हो सकते हैं? बेटा बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज आज उनका ऑफिस वेकेट हो गया, ये जानकारी आरओसी के पास है ही नहीं। तो आरओसी की नजर में आज भी मिस्टर वासुकी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, बिल्कुल वो लायबल हो जाएंगे। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिकॉज a former partner is to be regarded still being a partner of LLP unless a notice has been delivered to the registrar by the former partner। आते अगले केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पर। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका एमटीबी जो सीरीज 2 आई है मई 24 की, उसका सवाल है। करते हैं डिस्कस। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई, वेदर मनोज कुड बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट और नॉट एज पर द एलएलपी एक्ट। मनोज कुड नॉट बी कंसिडर्ड रेजिडेंट इन इंडिया बिकॉज वो 182 दिन, बेटा 182 दिन का तो क्राइटेरिया है ही नहीं। पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज आज के दिन में क्राइटेरिया 120 डेज का है। तो ऑप्शन बी या डी में से कुछ करेक्ट होगा। ऑप्शन बी कह रहे हैं भाई, मनोज कुड नॉट बी कंसिडर्ड रेजिडेंट इन इंडिया as he was not in India for 120 दिन in the preceding 1 year। That is only for, that is वो क्योंकि पिछले साल 120 दिन इंडिया में नहीं थे, that is why resident नहीं है। या मनोज will be considered as resident because वो 120 दिन during the financial year थे। ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन नंबर 4 will be correct, because हम करंट ईयर में स्टे देखते हैं, तो करंट ईयर में क्योंकि वो 120 दिन रहे हैं तो उनको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, what would be the worth of capital contribution by मनोज। तो इसके लिए केस स्टडी देखनी पड़ेगी कि मनोज ने यहां पर जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा उसका वर्थ क्या होगा। तो यहां पर एक बात आ रही बेटा मिस्टर मनोज के लिए कि मनोज वाज आउट ऑफ इंडिया, ही एग्रीड टू जॉइन द एलएलपी एंड आल्सो एग्रीड टू कंट्रीब्यूट हिज ऑफिस प्रीमाइसेस एट संजय प्लेस पलवल एंड फंड्स ऑफ रुपीज 5 लाख एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो मनोज ने कहा भाई मैं 5 लाख रुपए तो कैपिटल और साथ में अपना ऑफिस प्रीमाइसेस दैट इज अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एलएलपी को प्रोवाइड करना चाह रहा हूं। मनोज ज्वाइंड द फर्म ऑन 25 जनवरी 2023 एज एलएलपी का पार्टनर, और बेटा मनोज ने उस दिन ज्वाइन किया। द अबव सेड प्रीमाइसेस वाज परचेज्ड बाय मनोज 5 इयर्स अगो। बेटा वो ऑफिस मनोज ने 5 साल पहले 25 लाख रुपए में खरीदा था, पर जिस दिन वो पार्टनर की तरह आए उस दिन उस ऑफिस की वैल्यू 32,25,000 है, और 1 जनवरी मतलब इस साल के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू 30 लाख थी। तो बेटा मनोज का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का वैल्यू है वो कौन सा वाला पिक करेंगे, जिस दिन वो आए हैं उस दिन की वैल्यू। तो यहां पर जिस दिन वो आए हैं उस दिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 32,25,000, साथ में 5 लाख रुपए वो और लेकर के आएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 37,25,000। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वेदर मनोज विल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट 5 लाख आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो बेटा वो अपनी ऑफिस प्रोमाइसेस तो ले आए, पर क्या फर्म के डिसॉल्व होने पर जो उनको 5 लाख रुपए कैश लाना था क्या वो लाकर देना पड़ेगा? बिल्कुल, बिकॉज अ पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर डेफिशिएंसी अराइजिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। Yes, the partner is under obligation to contribute money also to the LLP as per the agreement। तो यहां पर बेटा as per the agreement उनको पैसा लाकर देना जरूरी है, तो यहां पर तो बिल्कुल वो पैसा ला करके देंगे। चलिए, तो ये वाला केस स्टडी भी हमने यहां पर कवर किया। आते बेटा, चलिए बेटा आते हैं इस अगले केस स्टडी पर। ये वाली केस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग है, आपकी एमटीपी में 2024 की है, बिकॉज इसमें आपकी एलएलपी और जीसीए की बातों को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आते हैं इसके पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या करे भाई, whether Mr. Kritiken Electronics Private Limited could be a partner in Messrs Aryan LLP। तो बड़ा एक प्राइवेट कंपनी है, क्या वो इस एलएलपी की पार्टनर बन पाएगी? केस स्टडी अगर आप पढ़ेंगे, केस स्टडी ना थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, बिकॉज एलएलपी एक्ट अब अमेंड हो गया, पर जब तक एलएलपी एक्ट अमेंड नहीं हुआ था, एलएलपी एक्ट क्या कहता था भाई, पार्टनर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जब हम एलएलपी एक्ट में पहले पढ़ते थे बेटा, वहां पर बॉडी कॉर्पोरेट में क्या लिखा होता था, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कोई भी कंपनी जो डिफाइंड है एज पर कंपनीज एक्ट 1956। अब दिक्कत क्या बेटा, एलएलपी एक्ट में अगर ये रेफरेंस आ रहा है कि कंपनी का मतलब आप कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से ड्रॉ करें, पर 1956 तो रिपील हो चुका। तो अगर किसी भी कानून के अंदर किसी ऐसे एक्ट का रेफरेंस आ रहा हो जो आज रिपील होकर रीएनेक्ट हो चुका है, तो क्या एलएलपी एक्ट में उस बात को आप ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस की तरफ पढ़ सकते हो? द आंसर इज यस, क्योंकि यही चीज हमने जीसीए में जानी थी कि अगर किसी भी कानून में
किसी पुराने एक्ट का कोई रेफरेंस आ रहा है और उस कानून को रिपील करके दोबारा से री एनेक्ट किया जा चुका है, तो आप री एनेक्टेड प्रोविजन पढ़ पाएंगे। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भाई एलएलपी एक्ट लगा करके बताइए कि जो मिस शनाया यहां पर अपॉइंट की गई हैं, उनके एडमिशन की बात आपको कितने दिन में बतानी होती है? 30 दिन में। केस स्टडी अगर हम पढ़े तो लास्ट पैराग्राफ में आ रहा है मिस शनाया को अपॉइंट किया गया 17 जनवरी को, और जीसीए कहते हैं जी अगर कोई भी टाइमलाइन वर्ड फ्रॉम के साथ स्टार्ट होती है, पहला दिन आपको एक्सक्लूड करना है, तो 17 जनवरी हटाकर अगर हम 30 दिन ऐड करेंगे तो जनवरी के 14 डेज, फरवरी के 16 डेज, तो 16 फरवरी तक आपको ये बात करनी पड़ेगी इंटीमेट। तो बड़ा इसका ऑप्शन भी आ गया। एंड लास्टली कह रहे जी व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ मिस शनाया इन द फर्म मेसर्स आर्यन एंड एलएलपी आफ्टर द एक्सीडेंट? शी वुड कंटिन्यू एज अ पार्टनर इवन आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड। ये तो गलत है। अगला पॉइंट कह रहे जी एज पर सेक्शन 24 ऑफ द एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, और क्योंकि ही है तो शी वुड बी अनसाउंड माइंड, मतलब शी वुड बी या शी विल बी एलिजिबल टू बी पार्टनर। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहे जी एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है कि यहां पर अगर कोई पार्टनर ही है और वो अनसाउंड माइंड का हो जाए तो वो डिस्क्वालिफाइड है, तो ये वाली बात शी पर अप्लाई नहीं करेगी। पर ऑप्शन 3 ने आपको क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि जीसीए क्या कहता था, किसी भी दूसरे कानून में अगर कोई बात मैस्कुलिन जेंडर के लिए लिखी गई है तो उसमें फेमिनिन को आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड मान लेते हैं। तो आपके सारे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आए। इसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इसमें आपकी आरटीपी और मई 24 की जितनी भी एमटीपी है सबके क्वेश्चंस कवर्ड हैं, प्लस इक्का दुक्का एक्स्ट्रा ईएफक्यूज भी मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं, जिससे एलएलपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएं। फटाफट से इनको डिस्कस करते हैं। पहला सवाल कह रहे भाई स्मॉल एलएलपी क्या होता है, लिख देना भाई, जिसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख एंड टर्नओवर पिछले साल के 40 लाख। अगला कह रहे भाई मिस्टर अंकित शर्मा वांट्स टू फॉर्म एलएलपी जिसमें वो खुद को, अपनी वाइफ को और एक एचईएफ को पार्टनर बनाना चाह रहे। बेटा एचईएफ तो पार्टनर नहीं हो सकती, बिकॉज एचईएफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगला कह रहे भाई मोहित एक एलएलपी के क्रेडिटर है, उन्हें आज एलएलपी से 10 लाख रुपए वसूलने हैं, पर एलएलपी के पास जो एसेट बचे हैं वो मात्र 7 लाख के बचे हैं, तो क्या वो उसके पार्टनर से पर्सनल लायबल कराकर 3 लाख वसूल कर पाएंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज पार्टनर की लायबिलिटी तो लिमिटेड है। अगला कह रहे भाई मोहन एंड रकुल कॉलेज फ्रेंड्स है और आज वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उन्हें आज मिस्टर जॉन और मिस केट मिले, जो दोनों हैं नॉन रेजिडेंट है, और इन्होंने मिलकर के एक एलएलपी बनाई और इन्होंने कहा जी हम सारे मिलकर के 1-1 लाख रुपया लगाएंगे, और बाद में इन्होंने जॉन और केट को डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह अपॉइंट कर दिया। ये तो गड़बड़ी कर दी, बिकॉज एक डेजिग्नेटेड पार्टनर तो रेजिडेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मैसर्स वर्धमान स्टील एलएलपी एक एलएलपी थी, 1 सितंबर को इनकॉर्पोरेट हो गई। इसके बाद आरओसी के पास जाकर एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म कंप्लेंट फाइल कर रही है कि जिस एलएलपी का नाम हमसे मिलता जुलता है, इसका नाम रेक्टिफाई कराइए। क्या बेटा नाम रेक्टिफाई होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज नाम रेक्टिफाई कब करवाते? अगर इसका नाम किसी कंपनी, ट्रेडमार्क या किसी दूसरी एलएलपी से मिलता जुलता हो। यह बेनिफिट एक नॉर्मल फर्म को नहीं मिलता। एलएलपी एक ऐसा कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है जहां पर कंपनी के फायदे और फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बड़ा सेम क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड। उसका आंसर डिक्टो करके आपको कॉपी पेस्ट करके पेपर में लिखना है। अगला कह रहे भाई कनेक्ट प्रियांश अभिनव भावना वर द पार्टनर्स इन एलएलपी। अभिनव रिजाइन कर तो चले गए, पर आरओसी को ये जानकारी ना तो एलएलपी ने दी ना ही अभिनव ने दी। क्या अभिनव की कोई लायबिलिटी यहां पर आ पाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, बिकॉज अभिनव की ये इंफॉर्मेशन अभी तक आरओसी के पास पहुंची ही नहीं, तो उनका जो सिसेशन है वो अभी तक इफेक्टिव ही नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मिस्टर प्रतीक एक इंडिविजुअल है, एलएलपी उन्होंने बनाई है ब्राउन लिमिटेड के साथ मिलकर एंड पिक्चर लिमिटेड। तो बड़ा एक इंडिविजुअल यहां पर पार्टनर है और 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स यहां पर पार्टनर आ रही है, कंपनी नंबर 1 एंड कंपनी नंबर 2। तो ये कह रहे जी आज इस एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे अपॉइंट होंगे? बेटा आप एक इंडिविजुअल एक नॉमिनी को अपॉइंट कर दो, दोनों नॉमिनी को अपॉइंट कर दो, ये चॉइस आपके पास है। एंड लास्टली कह रहे भाई एक एलएलपी को कब कब वाइंड अप कराया जा सकता है एलएलपी एक्ट में बाय द ट्रिब्यूनल। तो वही सारे ग्राउंड्स आपको लिखने हैं कि जब भी जस्ट एंड इक्विटेबल लगे, एलएलपी डिसाइड करे, पार्टनर 6 से कम चले गए, या 5 साल तक अपने फाइलिंग नहीं करी, इंटीग्रिटी सोबरिटी के अगेंस्ट काम किया है, तो इन सारे केसेस में एलएलपी को वाइंड अप कराया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एलएलपी एक्ट एंड ऑल इट्स ईएफक्यूज। ईएफक्यूज बेटा जरूर करना, बहुत हाई चांसेस हैं कि जो ईएफक्यूज हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं पेपर में शायद आपको देखने को मिल जाए, बिकॉज एलएलपी एक्ट पहली बार मई 24 के अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट सीए इंटर लेवल पर टेस्ट करने वाला है। और आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, अगर वीडियो पसंद आई है और हमारे एफर्ट्स आप अप्रिशिएट करना चाहें, तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। उस तरीके से एल्गोरिथम काम करेगा और मैक्सिमम बच्चों तक ये रिवीजन वीडियो पहुंच पाएगी। और इसके साथ अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर हमारी हेल्प चाहिए आपके मई 24 के अटेम्प्ट के लिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विद टाइम में और टॉपिक्स पर भी रिवीजन लेकर के आता रहूंगा। पर तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड विशिंग यू ऑल द सक्सेस फॉर योर एग्जाम्स।